सर आज क्या करेंगे अपन, आज अपन कंपनी एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ को रिवाइज करेंगे। आज अपना काम रहेगा कि यार ये जो कंपनी लॉ वाला पार्ट है उस चैप्टर को पूरा रिवाइज करके अपन लोग खत्म करें। अपन को जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी इस चैप्टर को रिवाइज करना है। ऑल्दो छोटू सा चैप्टर है, ज्यादा परेशान नहीं करता, बट ये आपको इंट्रोडक्शन है आपके एक्चुअल कंपनी लॉ के बारे में। और जब अपन कंपनी लॉ एग्जीक्यूटिव में आके पढ़ेंगे, जब अपन एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ के बारे में देखेंगे, तो वहां पे एक्चुअल कंपनी लॉ आपके साथ डिस्कस होगा। यहाँ पे तो आपको छोटा मोटा थोड़ा सा ऐसा कहते हैं ना अपन, पेट डाल दिया या बिस्किट दे दिया, तो वो वाली बात है कि सर थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है कि कंपनी लॉ क्या होता है, उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है कंपनी को काम करते वक्त, ये सारी चीजें हैं। तो अपन थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। लेट्स सी एंड ट्राई। वैसे मेरी तबीयत काफी खराब है पर मैं दवाई पे जिंदा हूँ, तो अपन का मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं जाना चाहिए। चलो सर, सबसे पहली बात तो अगर अपन लोग शुरू करते हैं तो हमारे पास आता है कि सर कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। आपका जो कंपनी शब्द है वो लैटिन वर्ड से आता है, जिसके अंदर कम का मतलब होता है विद और टुगेदर, एंड पनीस का मतलब होता है ब्रेड। तो इसका एक्चुअल मतलब था कि जब लोग साथ में आके अपना खाना वाना खाते थे, जब लोग साथ में आके एक लंच वगैरह या डिनर वगैरह करते थे, तो उसको कंपनी कहा जाता था। इनफैक्ट आज भी कंपनी वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। जब भी हम लोग कहते हैं ना आई हैव अ ग्रेट कंपनी, यानी कि मेरी अच्छी टोली है, मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। पर सर इसका धीरे धीरे हम लोगों ने मतलब चेंज कर दिया और कंपनी को मतलब लेके आ गए हम लोग, या कंपनी का मतलब लेके आ गए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा एसोसिएशन जिसके अंदर लोग साथ में आके बिजनेस करते हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कंपनी। क्या कहते हैं सर, कंपनी। तो भाई ये छोटा सा शब्द है जिसको एक्सप्लेन किया गया है, जो हमें पता होना चाहिए, बाकी तो ये फालतू की बात है। इतना ज्यादा हिस्ट्री में जाके क्या ही मिलेगा हमें। सर आगे आता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। सर क्या क्या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक होता है एक कंपनी का। सर हम लोग जानते हैं कंपनी क्या होता है, क्या कंपनी एक ह्यूमन होता है क्या? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। कंपनी कोई भी तरीके का ह्यूमन नहीं होता, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है सर? आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई मेरे को बता सकता है आर्टिफिशियल पर्सन का यहाँ पे मतलब क्या है? क्लास में एनीबॉडी जो बता सके आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? क्या बात है रोनित, सक्षम, कृष्णकांत? वेरी गुड अल्फिया। चलो यानी मैक्सिमम बच्चों को पता है कि सर आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि कोई ह्यूमन जैसा नहीं है, बट हाँ लॉ ने इसको एज अ पर्सन की तरह ट्रीट किया हुआ है, या लॉ इसको एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे देखता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या कहते हैं सर उसको हम क्या कहते हैं उसको हम सर, आर्टिफिशियल पर्सन। इसके पास बहुत सारे राइट्स होंगे, ऑब्लिगेशंस होंगी, पावर्स होंगी, ड्यूटीज होंगी, जो कि लॉ ने इसको दिया होगा। और सर ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर पाएगा जितना एमओए में इसको दिया गया है। तो सर इसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपन यहीं से देख लेते हैं। मेजरली यहीं से अपनी कंप्लीट हो जाएगी, इजी सी बात है। सर पहला आता है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि सर इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको भाई आर्टिफिशियली ही ट्रीट किया जाएगा, ये आपका नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं होगा। सर लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सर आपकी जो कंपनी रहेगी उसकी अगर वो कोई भी लोन वगैरह उठाती है, कोई भी लाइबिलिटी वगैरह उठाती है, तो सिर्फ कंपनी ही उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। जो वो बॉडी कॉर्पोरेट है सिर्फ वही उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आपका कोई भी डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉय या फिर कोई भी तरीके का प्रमोटर उस लोन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए रिलायंस कल को 1 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं, रिलायंस जो है वो 1 करोड़ रुपए का लोन लेती है, तो सर ऐसे सिचुएशन में मुकेश अंबानी साहब जो है, जो कि रिलायंस के मालिक है, वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे 1 करोड़ रुपए के लिए। इट विल बी ओनली रिलायंस विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रीपेमेंट ऑफ मनी। ठीक है। आगे आता है परपेचुअल सक्सेशन। सर परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी कभी भी अपने इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पे
ऐसा जिंदा या फिर मरती नहीं है। इट कीप्स ऑन रनिंग, इट कीप्स ऑन रनिंग एंड इट कीप्स ऑन रनिंग। सर जैसे कि एग्जांपल टाटा, टाटा की बहुत सारी जनरेशन की भी डेथ हो चुकी है, जैसे कि जे आर डी टाटा जो कि सबसे पहले थे, जे आर डी टाटा। उसके बाद आई थिंक सो नवल टाटा थे, क्या नाम था उनका, नवल टाटा थे आई थिंक सो। और उसके बाद अभी रतन टाटा। सर सो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है, दैट इज नॉट अ थिंग, पर सर कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी विल कीप ऑन फंक्शनिंग। जब तक उसको बंद नहीं कर दिया जाता, जब तक उसको पर्पसफुली क्लोज नहीं कर दिया जाता, तब तक हमारी कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आगे आता है सर सेपरेट प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी कंपनी ओन करती है वो कंपनी की प्रॉपर्टी मानी जाती है, ना कि आपके किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की। तो अगर मान लीजिए आपका टाटा जो है वो स्टील प्लांट ओन करता है, तो सर ऐसे सिचुएशन में ये स्टील प्लांट जो है वो टाटा की ओनरशिप में माना जाएगा, ना कि रतन टाटा या फिर कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति। सर इससे हमें मतलब क्या समझ आया कि जो भी आपका ये ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होल्ड करता है वो उसकी ही प्रॉपर्टी मानी जाती है। वो कभी भी शेयर होल्डर्स की या फिर किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी के तौर पे नहीं काउंट की जाती। ठीक है सर। आगे आता है सर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो ये वाला पॉइंट समझा सकते हैं मेरे को, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? सर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की। सर हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर पब्लिक कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं, पब्लिक कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। वो कैसे होते हैं सर? इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आप आराम से एक्सचेंज कर सकते हो। मैं आपको बेच सकता हूँ, आप मुझे बेच सकते हो, इजीली ट्रांसफरेबल होता है। और इसी कारण से आज की डेट में हमें देखने को भी मिलता है कि सर शेयर मार्केट में या फिर जिसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे हमें इतने आसानी से शेयर वगैरह मिल जाते हैं। ये क्या होता है सर? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये क्या होता है बच्चों? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पर सर वहीं पे अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी की बात करें, तो सर प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफर करने से पहले आपको डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑल्दो इट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन कि एमओए में क्या लिखा है, जो भी कंपनी का प्राइवेट कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर क्या लिखा है। बट लार्जली बेसिस पे या लार्ज बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि सर प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है। आप इजीली इतने आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स को। हाउएवर इन कंपैरिजन टू दिस, पब्लिक कंपनी के केस में आप शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। सर आगे आता है कैपेसिटी टू सू एंड बी स्यूड। सर कैपेसिटी टू सू एंड बी स्यूड का मतलब क्या होता है कि जो कंपनीज होती है वो अपने नाम पे या तो सामने वाले के ऊपर केस फाइल कर सकती है, या तो कोई सामने वाला इनके ऊपर केस फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सर अगर मेरे को जियो से प्रॉब्लम है, जियो की सिम ठीक तरीके से नहीं चल रही है, मेरे को ना जियो में बड़ा लोचा लफड़ा चल रहा है, तो मैं जियो के अगेंस्ट केस फाइल करूंगा, ना कि मुकेश अंबानी के अगेंस्ट। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि यार मुकेश अंबानी तो मालिक ही है ना, कोई बात नहीं, उनके अगेंस्ट ही केस फाइल कर देते हैं। ये नहीं चलेगा, दिस विल नॉट बी अलाउड। आपको अगर केस फाइल करना है तो आपको जियो के अगेंस्ट ही करना पड़ेगा। तो सर कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड का मतलब क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति के, किसी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, और वो कंपनी आपके अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकती है। ठीक है सर। उसके बाद आता है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। सर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स का यहाँ पर मतलब क्या है कि सर आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर भी एंटर कर सकती है, आपकी जो कंपनी है वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर इनटू कर सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल्स ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर इनटू कर सके, आपकी जो कंपनीज होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर इनटू कर सकती है। उसके बाद आता है सर लिमिटेशन ऑफ एन एक्शन। सर हम लोग जानते हैं कि एक कंपनी को कंपलसरी बेसिस पे जो भी उसके एमओए या फिर एओए में लिखा गया है उसके बेसिस पे ही काम करना पड़ेगा, उसके आगे या फिर पीछे वो काम नहीं कर सकती। सर यहाँ पे एमओए और एओए का मतलब क्या है? एमओए स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जबकि एओए स्टैंड फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर ये कंपनी के ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे कंपनी बनाई जाती है, और इन डॉक्यूमेंट्स में जो भी बात लिख दी जाती है वो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। सर कंपनी के लिए वो एकदम पत्थर की लकीर बन जाती है, वो उस कंपनी का पर्पस बन जाता है, उस कंपनी को उसी प्रॉपर बेसिस पे काम करना पड़ता है। तो सर हम लोग कहते हैं कि अगर किसी कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन पे ही काम करेंगे, सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन पे ही काम करेंगे, तो सर ऐसे सिचुएशन में वो फैशन इंडस्ट्री में नहीं घुस सकते।
वो किस में नहीं घुस सकते? फैशन इंडस्ट्री में नहीं घुस सकते। ये क्या होता है सर? लिमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ठीक है, आया ना बोलो? इतना समझ में आया? ठीक है सर, आगे आ रहा है सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? भाई एमओए भी चेंज हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एमओए चेंज नहीं हो सकता, एमओए भी चेंज हो सकता है। ठीक है सर, सेपरेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि सर जरूरी नहीं है कि एवरी शेयर होल्डर ऑल्सो इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑल्सो रन द ऑर्गेनाइजेशन। सर जरूरी नहीं है कि एवरी शेयर होल्डर ऑल्सो हैव डिसीजन मेकिंग पावर, या ये कह सकते हैं हैव डिसीजन मेकिंग पावर। सर हम लोग जानते हैं, जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं अपना खुद का ही लूं, तो सर आज की डेट में मैं रिलायंस के कुछ नंबर ऑफ शेयर्स को होल्ड करता हूं। पर सर क्या मैं रिलायंस के डे टू डे बिजनेस फंक्शनिंग में कोई भी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं क्या? क्या किसी भी तरीके से मैं उनके डे टू डे बिजनेस फंक्शनिंग में कोई भी तरीके से काम कर सकता हूं क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, मेरे को इस चीज का अलाउड नहीं होगा। यानी कि सर बहुत ही बेसिक सी बात है कि आपका मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि आपके जो ओनर्स हो वो आपके मैनेजमेंट के भी पार्ट हो। आपका मैनेजमेंट और आपके ओनर्स अलग अलग हो सकते हैं। इनफैक्ट सर जरूरी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनी के डायरेक्टर्स भी होते हैं जो कि एक्चुअली में कोई भी तरीके के शेयर होल्डर ही नहीं होते। इनको हम लोग प्यार से कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं सर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्या होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वो हम लोग समझेंगे। पर सर जरूरी नहीं है कि एवरी ओनर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। उसके बाद आता है वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। सर हमारी कंपनी क्यों बनाई जाती है? क्या पर्पस क्या होता है कंपनी बनाने का? ऑब्वियस सी बात है सर, पैसा कमाना। मेन एजेंडा क्या होता है? पैसा कमाने का एजेंडा होता है। और सर लास्ट आता है टर्मिनेशन ऑफ एन एग्जिस्टेंस। सर किसी कंपनी को बंद कैसे किया जाएगा? किसी कंपनी को या तो आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर लिक्विडेट करोगे। लिक्विडेट करने का मतलब होता है एसेट वैसेट एसेट वगैरह बेच बाच के निकल लेना, या फिर सर आप कंपनीज एक्ट के अंदर उसको वाइंडिंग अप करोगे। सर कंपनी को बंद करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वाइंडिंग अप। कि चलो अब अपना सामान वगैरह सब ऐसा कलेक्ट करो, बतेरो, और फिर निकलो यहाँ से। सर ये क्या होता है? वाइंडिंग अप। कि चलो बहुत हो गया तुम्हारा काम धंधा, अभी अपनी शटर डाउन करो और बंद करो। तो सर कंपनी तभी बंद होती है जब उसको वाइंडिंग अप के प्रोसेस के थ्रू या फिर लिक्विडेशन के प्रोसेस के थ्रू बंद किया जाता है। तो सर ये होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। इसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई भी छोटू सा भी डाउट है तो एक बार बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी छोटू सा भी डाउट हो तो बताओ। ठीक है सर, एंजल पूछ रही है सर कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड का मतलब बता दीजिए। सर कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड का मतलब होता है एंजल कि आपकी कंपनी के अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो, और कंपनी भी आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। यानी कि सर लीगल मैटर्स में कभी भी कंपनी खुद से भी केसेस लड़ सकती है, और कोई भी व्यक्ति के अगेंस्ट वो केस फाइल कर सकती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए आपने ना जूडियो से कोई सामान खरीदा, पेन बदल लेते हैं। अगर आपने जूडियो से कोई सामान खरीदा और सर वो फटा हुआ निकला, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, वो फटा हुआ निकला, तो सर ऑब्वियस सी बात है आप, अब तो नोवल टाटा आ गए, नोवल टाटा के अगेंस्ट केस फाइल नहीं करोगे, आप हमेशा जूडियो के अगेंस्ट केस फाइल करोगे कि भैया इन्होंने हमें गलत सामान बेचा। सर ये क्या होता है? ये आपका होता है कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। ठीक है, समझा आपको? ठीक है सर, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और सेपरेट प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? जहरा, सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कंपनी जो भी प्रॉपर्टी ओन करती है वो उसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। दैट कंपनी इज कंसिडर्ड द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। जबकि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब होता है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, अपने मेकर्स के, अपने प्रमोटर से अलग होती है एक कंपनी, उसकी आइडेंटिटी वगैरह अलग होती है। तो आप ये कह सकते हो कि सर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में वो लार्ज बेसिस पे बात कर रहे हैं कि सर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के अंदर उसको सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। जबकि सर सेपरेट प्रॉपर्टी इसका एक पार्ट हो गया, जो कि कहता है कि सर जो कंपनी है वो खुद के नाम पे प्रॉपर्टीज वगैरह भी होल्ड कर सकती है। बस इतना ही है। समझा जहरा? आई होप समझा होगा आपको।
यार मैं एंजल देख लेता हूँ, मेरी तबीयत आप देख ही रहे हो बहुत ही ज़्यादा खराब थी, तो मैं कुछ भी नहीं देख पाया हूँ, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा देख के, ठीक है? सर अनलिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होता है? पहला फ़र्क तो यही होता है कि सर पार्टनरशिप पार्टनरशिप होती है, जबकि अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होती है। तो सर पहला फ़र्क तो यही है, बाकी अपन जब टाइप्स ऑफ कंपनीज़ पे आएँगे तब देखेंगे उसको, ठीक है? चलो, आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। यहाँ पे बच्चों हमें एक केस लॉ करना है, केस लॉ इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए। केस लॉ का नाम है क्या सर? सोलोमन वर्सेस सोलोमन। एक सेकंड स्पेलिंग देखनी। हाँ, सोलोमन है, मॉन, मॉन, सोलोमन, सलमॉन, सलमा सोलोमन वर्सेस सलमॉन। क्या अपन ने ये केस पढ़ा हुआ है क्या? एक बार बताओ पहले, क्या ये केस पढ़ा हुआ है क्या? सलमन वर्सेस सलमन, परफेक्ट। सर इस केस के अंदर क्या हुआ था? वैसे मेरे को फैक्ट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है फिर भी एक बार बता देते हैं। सर इस केस के अंदर क्या हुआ था? इस केस के अंदर एक व्यक्ति रहता है जिसकी शू मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी रहती है। ये क्या होता है? ये पर्सन रहता है जिसकी शू मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी रहती है। सर सर इसका मेजर शेयर होल्डर कौन होता है? इसका मेजर शेयर होल्डर ये जो पर्सन है इसका नाम होता है मिस्टर सोलोमन, और सर यही इसका मेजर शेयर होल्डर भी होता है। इनफैक्ट इसके बच्चे वगैरह भी इसके शेयर होल्डर्स होते हैं, इसके वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, इसके कंपनी के मेंबर होते हैं। अब सर ये जो कंपनी होती है ना वो थोड़ा सा लॉसेस में जा रही होती है, लॉसेस में इसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो कंपनी होती है ये क्या करती है? ये दो लोगों से पैसा रेज करती है, लायबिलिटी उठाती है। एक आउटसाइडर व्यक्ति होता है जिससे ये आ, क्या कहेंगे यार इसको, जिससे ये जैसे सोलोमन से तो ये अपना सोलोमन से तो ये लायबिलिटी उठाती है जो कि आपकी होती है, सोलोमन से कुछ ये बॉन्ड्स वगैरह उठाते हैं, ये जो कंपनी होती है कुछ बॉन्ड वगैरह उठाती है और ये सिक्योर्ड होते हैं, ये सिक्योर्ड लायबिलिटी उठाते हैं। सर सिक्योर्ड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कल को अगर कंपनी बंद होगी तो सोलोमन को अपना पैसा पहले मिलेगा। और सर किसी एक आउटसाइडर से भी ये बॉन्ड्स वगैरह उठाते हैं, पर ये अनसिक्योर्ड लायबिलिटी होती है। सर अनसिक्योर्ड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनसिक्योर्ड लायबिलिटी का मतलब होता है कि कल को अगर कंपनी बंद होती है तो आपको बाद में पैसा मिलेगा। पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा मिलेगा, बाद में आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा मिलेगा। सर कंपनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है और ये जो सोलोमन की कंपनी होती है उसको बंद कर दिया जाता है। सर ऐसे में लायबिलिटी पे करने की जब बात आती है तो एसेट्स को बेच के, इस कंपनी के एसेट्स को बेच के सारा का सारा पैसा मिल जाता है सोलोमन को, क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, सिक्योर्ड लाइबिलिटी उसने रेज की होती है। ये आउटसाइडर व्यक्ति केस फाइल कर देता है अगेंस्ट सोलोमन और कहता है कि वाह भाई वाह, तुमने खुद ही कंपनी चालू की, उसके शेयर होल्डर भी तुम खुद ही बन गए, उसके डायरेक्टर भी तुम खुद ही बन गए, सब कुछ तुमने खुद ही कर लिया। सर तुमने अपने आप को ही, अपने आप से भी लाइबिलिटीज उठा ली, और सर वो लाइबिलिटी भी तुमने सिक्योर तरीके की उठा ली। यानी सर सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि तुम कोई घपला करना चाह रहे हो। तुमने मेरे साथ घपला किया है, तुमने मेरे साथ घपला किया है। 40 लाख तालीस लाख मेरे को मिले, 40 लाख चाहिए। सर ये पहुंच जाते हैं कोर्ट के सामने, और क्वेश्चन जो मेनली अराइज होता है वो ये होता है कि सर क्या सोलोमन और सोलोमन की जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है? यहाँ पे कोर्ट कहता है कि यस, भले ही वो मेजर शेयर होल्डर थे कंपनी के, भले ही वो डायरेक्टर थे कंपनी के, भले ही डिसीजन मेकिंग उनके पास थी, पर सर यहाँ पे क्लियर बेसिस पे, हम लीगल बेसिस पे अगर देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि सोलोमन ने शेयर्स सॉरी लाइबिलिटी जो उठाई है वो सिक्योर्ड लाइबिलिटी उठाई है, और इसलिए सर जो सोलोमन की कंपनी ने खुद को पहले रीपेमेंट किया है वो जायज है, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर यहाँ पे जो हमारा सोलोमन और सोलोमन की कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या इतना समझ में आया तुम लोगों को? आया ना बोलो। सर यानी कि हमें मुद्दे की बात इस केस लॉ से क्या याद रखनी है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस से आया था। सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस से ही आपका ये
सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से उभर के आया था। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारे दूसरे भी केसेस दिए गए हैं, जैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हो, पर हमारे लिए सोलोमन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस। ठीक है, बाकी इसके अंदर केसेस याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद करना हो तो कर लेना। इन रे लंदन एंड ग्लोबल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसके अंदर बस यही बात बोली गई थी कि सर आपकी जो कंपनी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी की होती है, कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की। जैसे वो एक डायलॉग भी है ना, माई प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, नन ऑफ योर प्रॉब्लम। तुमने वो डायलॉग सुना है? बीच में इस पे रील्स भी बहुत बने थे। तो बस सर लिमिटेड लाइबिलिटी भी यही कहता है, माई लाइबिलिटी इज माई लाइबिलिटी, नन ऑफ योर लाइबिलिटी। ठीक है, चलो। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो ठीक है, यहाँ तक आई होप सो। हाँ, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, वो जो भी है। चलो सर, अगला आता है कॉन्सेप्ट नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस ऑफ ए कंपनी। मेरे को एक चीज बताओ, क्या कंपनी सिटीजन होती है या रेसिडेंट होती है? कंपनी सिटीजन होती है या रेसिडेंट होती है? सर पहला तो क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि सर सिटीजन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय सिटीजन एंड व्हाट डू वी मीन बाय रेसिडेंट। सर सिटीजन के पास क्या होता है, आपका वोटिंग पावर होता है। क्या होता है सर? वोटिंग पावर होता है। जबकि रेसिडेंट का मतलब होता है कि सर रेसिडेंट बस उस जगह पे रहता है या उस नेशनैलिटी के नाम से उसको जाना पहचाना जाता है। तो सर हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि आपकी जो कंपनी होती है वो एक रेसिडेंट होती है, सिटीजन नहीं होती। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कल को मान लो, अगर कंपनीज को हम लोग सिटीजन मानने लग जाते, तो सर उनके पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वोटिंग पावर आ जाता, और सर पूरे के पूरे डेमोक्रेसी की बैंड बजा दी जाती। सर लोग जानबूझ करके कंपनीज बनाते, और जहां पे एक वोट वो डाल सकते हैं अपने लीडर्स को चूज करने के लिए, वहां पे वो एक नहीं तीन चार कंपनीज बना के तीन चार कंपनीज के नाम पे वोट डालने लगते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि सर आपकी कंपनी सिटीजन नहीं होती पर रेसिडेंट होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सर हम कह सकते हैं अडानी इज अ, अडानी लिमिटेड जो है वो कैसी है, वो इंडियन रेसिडेंट कंपनी है। कैसा? इंडियन रेसिडेंट कंपनी है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें गोदरेज लिमिटेड की, सर गोदरेज लिमिटेड भी अगेन हम लोग क्या कह सकते हैं, इंडियन रेसिडेंट कंपनी। सर पर वहीं अगर हम लोग गूगल की बात करें तो गूगल आईएनसी को हम लोग कह सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन को हम लोग कह सकते हैं, दिस इज अमेरिकन रेसिडेंट कंपनी। ये होता है हमारा क्या, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस। तो कंपनी के अलग अलग रेसिडेंस हो सकते हैं, पर सर वो सिटीजन कभी भी नहीं बनेगा। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना बोलो? ठीक, चलिए। सर आगे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के अंदर बच्चों वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है कि आपकी जो कंपनी होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसका एग्जिस्टेंस अलग होता है, डिफरेंट होता है। पर सर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग थ्रू कॉर्पोरेट वेल। सर लिफ्टिंग ऑफ और या फिर पियर्सिंग थ्रू कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है? सर हम लोग कहते हैं, तुमने वो गाना सुना है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, पर्दा है पर्दा, ओहो, मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, पर्दे के पीछे ओहो पर्दा नशी है। या फिर तुमने वो गाना सुना होगा कभी ना कभी तो, क्या क्या गाना था यार वो, अभी जो बीच में बड़ा फेमस भी हुआ था, घूंघट के ऊपर चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा, ये दिल तो दूंगी मैं यार को, प्यार को। हाय चोरी। तो बस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ना, इन्होंने हमारे हिंदी गानों को चुरा चुरा के
अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट बना दिए हैं, बस यही वाली बात है। सर, जब भी हम लोग बात करते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की, तो हम लोग कहते हैं कि सर अगर कोई भी कंपनी के नाम पे बैकग्राउंड में अगर गलत काम कर रहा है, ही करके गलत काम कर रहा है, तो सर हम ये कंपनी की दीवार को तोड़ देंगे और डायरेक्टली इस व्यक्ति को पकड़ लेंगे। सर मतलब एक एग्जांपल देके बताओ, जैसे आपके एक बहुत ही प्यारे से व्यक्ति थे, आप जानते हैं विजय माल्या? विजय माल्या। सर विजय माल्या के पीछे क्यों पड़े? लोन तो किंगफिशर ने लिया था। लोन तो किंगफिशर करके जो कंपनी थी, किंगफिशर एयरलाइन, उसने लिया था। फिर सर लोग विजय माल्या के पीछे क्यों पड़े हैं? विक्कू भैया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सर द रीजन इज कि हम लोग जानते हैं कि विजय माल्या साहब ने कंपनी के नाम पे फ्रॉड किया था, गलत काम किया था और सर वो गलत तरीके से पूरा फंक्शनिंग करते थे। जिसके कारण से कंपनी को तो सिर्फ अपन ऐसा हिंदी में भी बोलते हैं ना कि किसी और के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला दी। तो सर यहाँ पे तो सिर्फ किंगफिशर को एज अ कंधा यूज किया गया था, एज अ फ्रंट फेस यूज किया गया था, जबकि पीछे गड़बड़ घोटाले चल रहे थे। तो हम लोग कहते हैं कि सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है कि हम ये कंपनी की आइडेंटिटी को इग्नोर कर देंगे, हम ये कंपनी को बाजू में रखेंगे और उसके पीछे जिस भी व्यक्ति ने एक्चुअली में गलत काम किया होगा, उसको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे या उसके अगेंस्ट लीगल केस चलाएंगे। ये होता है हमारा केस ऑफ क्या? ये होता है हमारा केस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बेल। क्या होता है सर? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बेल। क्या इतना समझ में आया तुम्हें? सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बेल किन किन केसेस में किया जा सकता है? अगर कभी भी इवेजन ऑफ टैक्सेस है, अगर कभी भी टैक्स की चोरी की जा रही है जानबूझ करके, तो सर आपका हमेशा कॉर्पोरेट बेल को लिफ्ट किया जा सकता है। ये किस केस में बोला गया था? ये बोला गया था सर बीएनएस जेके लिमिटेड वर्सेस जननदार मोहनदास राजन पिल्लई। जो भी ये केस है, जेएमआर पिल्लई करके बोल सकते हैं। सर इस केस में ये बोला गया था कि सर आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ कैन बी डन अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है। कोई भी अगर आपका व्हाट डू यू कॉल दिस थिंग, अगर आपका कोई भी तरीके से टैक्स की चोरी की जा रही है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। सर आगे आता है हमारे पास कुछ और भी सिचुएशंस है जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अगर आपका फ्रॉड वगैरह हो रहा है या फिर इम्प्रॉपर कंडक्ट है, तो भी आपके कंपनी का कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट किया जा सकता है। अगर कॉर्पोरेट फसाड क्रिएट किया था जस्ट एज एन एजेंसी इंस्ट्रूमेंटैलिटी, तो भी आपका कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट किया जा सकता है। सर एजेंसी इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब क्या होता है? मेरा काम कराने के लिए मैंने कंपनी बना दी और वो कंपनी जो है वो बेसिक लेवल पे काम कर रही है, वो गलत काम करने का काम कर रही है। जैसे आप लोगों को पता हो तो अभी ना रिसेंट में इजराइल ने अटैक करवाया। इजराइल ने कंपनी बनाई, डमी कंपनी बनाई और सर वो डमी कंपनीज ने ना पेजर करके एक सिस्टम होता है जो कि लेबनान में जो एक टेररिस्ट ग्रुप है उसको दिया। सर उन सारे के सारे पेजर्स में एक इस प्रकार का डिवाइस लगा हुआ था, इस प्रकार का एक्सप्लोजिव लगा हुआ था कि जैसे ही वो साथ में उनको दबाया गया, सारे के सारे पेजर एक साथ फट गए। तो सर यहाँ पे क्योंकि इज़राइल डायरेक्टली वो काम नहीं कर सकता था, तो इनडायरेक्टली एक कंपनी बना के कर दिया। तो सर ये होता है हमारे क्या कॉर्पोरेट फसाड इज रियली ओनली एन एजेंसी इंस्ट्रूमेंटैलिटी। सर अगर आपकी जो कंपनी है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रही है, किसके अगेंस्ट काम कर रही है सर? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रही है, जैसे कि करप्शन वगैरह कर रही है या कोई भी तरीके से गलत तरीके की चीजों को प्रमोट कर रही है, सर हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे और आपकी बैंड बजा देंगे। जो भी एक्चुअल में व्यक्ति होगा उसको हम लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा देंगे। सर अगला केस आता है इसके अंदर डेलमेर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर्स कंपनी लिमिटेड। इसके अंदर क्या बोला गया था? अगर सर कंपनी का एनिमी कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है, तो भी सर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जा सकता है। सर इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जो कंपनी थी, ये केस है आपका वर्ल्ड वॉर के टाइम का। सर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना जो कंपनी थी वो भले ही इंग्लैंड में फॉर्म हुई थी, इंग्लैंड में फॉर्म हुई थी, परंतु सर इसके सारे के सारे जो शेयर होल्डर्स थे, मेजर जो शेयर होल्डर्स थे, वो जर्मनी के थे। कहाँ के थे सर? जर्मनी के थे। और हम लोग जानते हैं सर वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड एक तरफ था और जर्मनी दूसरे तरफ था, यानी कि दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो सर ऐसे सिचुएशन में ये बोला गया कि भले ही कंपनी इंग्लैंड में फॉर्म की गई है, पर क्योंकि इसके सारे शेयर होल्डर्स आपके जर्मनी के हैं, तो ऐसे सिचुएशन में
दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और सर कंपनी को बंद करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी का एनिमी कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। मान लो इंडिया में कोई कंपनी फॉर्म की जाती है और सर उसके सारे के सारे शेयर होल्डर्स ना पाकिस्तान के हैं, तो सर हमें डाउट तो होगा ना कि यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ घोटाला हो सकता है कि भाई सारे के सारे शेयर होल्डर्स पाकिस्तान के हैं और इंडियन कंपनी है, ऐसा क्यों? क्यों है ऐसा? तो सर ऐसे सिचुएशन में भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। बाकी तो हमने देख ही लिया कि अगर आप टैक्सेस इवेट करने के लिए कभी भी कोई कंपनी वगैरह फॉर्म कर रहे हो, तो वो भी आपका किस सिचुएशन में आ जाएगा, वो भी आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में यूज किया जा सकता है। ठीक है। और सर अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का यूज कर रहे हो कोई भी अनजस्ट या फिर अनइक्विटेबल पर्पस करने के लिए, जैसे सर अगर ड्रग्स की ट्रेडिंग करने के लिए किया जा रहा हो, ड्रग्स, ओए होए, सर आज की डेट में ना, आज की डेट में तुम क्या जानते हो, सर इंडिया में इतनी सारी फेक कंपनीज हैं जो कि इंडिया से सिर्फ ड्रग सप्लाई करने के लिए बनी है। इंडिया से ड्रग सप्लाई होता है। अभी रिसेंट में एक न्यूज आई थी जिसके अंदर भोपाल में बोला गया कि भोपाल के पास से 1800 करोड़ का, 1800 करोड़ के ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग पकड़ी गई है। 1800 करोड़ के ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग भोपाल के पास। और अगर आप ओल्ड सिटी में जाओगे तो सर ओल्ड सिटी में तो आराम से बिक रहा है, आराम से ड्रग्स बिक रहा है। तो सर ये कंपनीज क्यों बनाई जाती है? इस कंपनी को बनाने का पर्पस होता है कि कुछ भी करके पकड़े में ना आए, लोगों को पता ही ना चले कि एक्चुअल में गलत काम कौन कर रहा है। पर सर हमारी एजेंसीज बड़ी स्मार्ट है, हमारी जो लीगल एजेंसीज है वो कहते हैं कि सर अगर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के नाम पे आप कोई भी अनजस्ट या फिर इनइक्विटेबल पर्पस का काम कर रहे होंगे, तो सर ऐसे सिचुएशन में आपकी बैंड बजा दी जाएगी, आपका कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर लिया जाएगा और जो भी एक्चुअल इंडिविजुअल होगा जो गलत काम कर रहा होगा उसको हम पकड़ लेंगे। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। सर अगर कोई कंपनी को हार्म करना चाहता है बट उसके चक्कर में ओनर को कुछ हो जाता, देन ऑफेंस होगा, यह इंटेंशन नहीं था तो छोड़ दिया जाएगा। मतलब मेरे को समझा नहीं। तुमने वो गाना सुना है? मेरे को नहीं पता तुमने गाना सुना होगा या नहीं, पर एक पुराना गाना था, ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले बात बने, रोज यही, ऐसा करके गाना था। तो बस कंपनी क्या है सर, ख्वाब है एक जिसको हमने असलियत मान रखी है। आप मारपीट तो कैसे ही कर सकते हो, चलता फिरता आदमी थोड़ी ना है कंपनी। चलो, आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ सकते हैं। सर अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं कंपनी एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। मेरे को लगता है ये तुमने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, कभी ना कभी तुमने 11th 12th स्टैंडर्ड में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा कि कंपनी किस प्रकार से बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, तुम मेरे को बता पाओगे क्या? मेरे को लगता है बहुत ही लंबू सा टॉपिक है, तुम बता पाओगे क्या कंपनी और पार्टनरशिप में क्या फर्क होता है? वेरी गुड, बच्चा जवाब भी दे रहा है। रॉलेंस कह रहा है सर लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है जबकि पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वेरी गुड। सर नंबर ऑफ मेंबर्स, मैं क्या कह सकता हूँ नंबर ऑफ मेंबर्स? सर कंपनी के अंदर आपके मिनिमम, अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो दो और मैक्सिमम 200 होते हैं, जबकि सर आपकी पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 ही लोग हो सकते हैं, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। जबकि पब्लिक कंपनी में आपके मिनिमम कितने होने चाहिए? 7 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है सर। और अनलिमिटेड होते हैं उसके अंदर अगर हम बात करें। सर कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी जबकि पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर उसको ट्रीट नहीं किया जाता। सर इसके अलावा और कोई डिफरेंस बता सकते हो मेरे को तुम लोग? वेरी गुड। बच्चा कह रहा है सर पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता है, बनाया तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाया तो भी बढ़िया। जबकि अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो सर पार्टनरशिप डीड छोड़ो, एमओए एओए बनाना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है। बिना एमओए एओए के आपका कोई भी प्रकार का कंपनी फंक्शन नहीं कर सकता।
कंपनी फंक्शन करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि सर आपका एमओए या फिर एओए बना होना चाहिए। वेरी गुड सक्षम। सक्षम आगे कह रहा है कि सर म्यूचुअल एजेंसी होता है आपके पार्टनरशिप में, जबकि कंपनी में कोई म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिलता। आगे सर, कंपनी और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये भी तुम बता सकते हो मेरे ख्याल से कि सर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है उसके अंदर एक ही फैमिली के लोग होते हैं, सक्सेशन की प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है, और सर उसमें काम होता है। यहाँ पे कर्ता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कर्ता विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट डन इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जबकि आपकी कंपनी के अंदर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति इस कंपनी का ओनर बन सकता है, कोई भी कास्ट क्रीड कोई सा भी व्यक्ति हो वो कंपनी का ओनर बन सकता है। सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड एलएलपी? ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है, कोई ये बता सकता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड एलएलपी? एनीबॉडी? बच्चे जवाब तो दे रहे हैं। सोनित कह रहे हैं सर एलएलपी पार्टनरशिप होता है, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो यहाँ पे भी होती है। एलएलपी और कंपनी में क्या फर्क होता है? है, कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? शांभवी क्या कह रही हो? आयुष भाई एमएनसी कहाँ से आया यहाँ पे? एमएनसी तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। आयुष अपना अलग ही चलता है। आयुष कहता है कि मैं दुनिया से अलग हूँ, दुनिया वाले माने या ना माने पर मैं दुनिया से अलग हूँ। चलो। चल सर, कंपनी और एलएलपी में क्या फर्क होता है? सर सबसे पहली बात तो कंपनी के अंदर आपका एमओए एओए आपको देखने को मिलता है, जबकि आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर एलएलपी एग्रीमेंट देखने को मिलता है। सर यहाँ पे आपके पार्टनर्स जो होते हैं वहां पे आपको म्यूचुअल एजेंसी देखने को मिलता है, जबकि म्यूचुअल एजेंसी का कोई भी कॉन्सेप्ट हमें कंपनी के केस में देखने को नहीं मिलता। कंपनी के केस में कोई म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सर एलएलपी जो है वो बहुत ही ज्यादा हाइब्रिड बेसिस पे काम करता है, हाइब्रिड है, क्योंकि सर यहाँ पे आपको पार्टनरशिप प्लस कंपनी के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जबकि हम ये कह सकते हैं कि सर इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ कंपनी बट विद द फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। सर एलएलपी को फॉर्म करना और इसको रन करना कंपैरेटिवली इजी होता है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर कंपनी के केस में आपकी कंप्लायंस वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बहुत ही सुपरफिशियल डिफरेंस है, ऑल्दो दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, पर सर हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों कंपनी और एलएलपी के अंदर डिफरेंस होता है। एक और जो मेजर डिफरेंस होता है बच्चों वो ये होता है कि कंपनी लार्ज स्केल पे फंक्शन करती है। आपको यूजुअली बहुत सारी कंपनीज लार्ज स्केल पे फंक्शन करते हुए दिखेगी, पर सर अगर हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी यूजुअली स्मॉल स्केल में ही फंक्शन करती है, स्मॉल बेसिस पे ही काम करती है, कोई भी ज्यादा ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बॉर्डर काम हो रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज की तरह एलएलपी भी फंक्शन कर रही है। ऐसा कुछ भी देखने को हमें यहाँ पे नहीं मिलता। क्या इतना समझ में आया? हाँ या ना बोल दो, क्या इतना समझ में आया? ठीक है। हाँ, एक पॉइंट ये भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक बच्ची बोल रही है, सर एलएलपी के अंदर आपके पार्टनर्स होते हैं और जो डे टू डे फंक्शन करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। क्या कहते हैं सर? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। जबकि कंपनी के केस में अगर कोई भी फंक्शन होता है तो वो रेगुलरली वैसे तो शेयर होल्डर्स होते हैं आपके ओनर्स, बट डे टू डे फंक्शनिंग कौन करता है? आपका डायरेक्टर्स करते हैं, इधर पे डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सर डायरेक्टर कोई भी बन सकता है, पर याद रखिएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर नीड टू बी अ पार्टनर। सबसे पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर होने के लिए पार्टनर होना कंपलसरी होता है, पर सर कंपनी के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स नहीं होते कंपनी के अंदर, जिसे हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर शेयर होल्ड नहीं कर सकते, पर वो सर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी के अंदर जरूर से पार्टिसिपेट डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी के अंदर जरूर से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वाली बात है। सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस। सर डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ इसके? सर सबसे पहले तो वाइंडिंग अप, सर शुरू करके बंद करना बड़ा ही मुश्किल है। सर शुरू तो हो जाता है पर बंद करना बड़ा ही मुश्किल है। सर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज को बंद करने में बहुत ज्यादा नाना नानी दादी याद आ जाती है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत जाती है। तो सर यहाँ पे वाइंडिंग अप इज अ इशू। सर दूसरी चीज यहाँ पे आपके ऊपर टैक्स बर्डन ज्यादा होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें फॉरेन कंपनीज की, तो सर फॉरेन कंपनीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, इनकम टैक्स वगैरह ज्यादा होता है। तो सर टैक्स अमाउंट ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। आगे आता है ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर कंपनीज को ध्यान रखना होता है कि वो जब भी कोई फंक्शन कर रही है, जब भी कोई काम कर रही है, तो वो इंश्योर करे कि वो प्रॉपर तरीके से सोसाइटी को हेल्प करे, सोसाइटी में भी मदद करे, सोसाइटी को भी ग्रो करने में हेल्प करे। तो सर यहाँ पे हमें ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। इनफैक्ट जो कंपनीज एक्ट है वो सीएसआर भी कंपलसरी करता है। सीएसआर का मतलब क्या होता है सर? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको अपने प्रॉफिट्स का, जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसका सर्टेन अमाउंट आपको खर्चा करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। लोगों के बेनिफिट के लिए या सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आपको ये खर्चा करना है। आगे सर सेपरेशन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप। सर ओनरशिप और एक्चुअल में किन के पास कंट्रोल होगा उसमें काफी डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस का ओनर तो हूँ। सर आप ओनर हो रिलायंस के? हाँ भाई हाँ, मैं ओनर तो हूँ, भले मैं 10 शेयर होल्ड करता हूँ या 20 शेयर होल्ड करता हूँ तो मैं ओनर ही। तो सर मैं ओनर तो हूँ, पर साथ ही साथ में मेरे पास कोई भी प्रकार का डे टू डे फंक्शनिंग का कंट्रोल नहीं है। सर कंट्रोल किसके पास है आज की डेट में? मुकेश अंबानी एंड फैमिली के पास ही पूरा का पूरा रिलायंस को लेके कंट्रोल है। तो आप देख सकते हो कि सर भले ही ओनरशिप किसी और के पास है, पर सर कंट्रोल भी किसी और के हाथ में ही हमें देखने को मिल रहा है। आगे आता है सर कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। आपको अपना सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितना आप टैक्स पे कर रहे हो, कितनी आपकी सेल्स हुई है। सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। क्या आपके अगेंस्ट कोई लीगल केस चल रहा है, क्या आपके अगेंस्ट कुछ भी बात चल रही है, everything need to be disclosed. A company need to disclose almost everything regarding its functionality. और सर लास्ट आता है हमारा फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस। सर कंपनी को बहुत ज्यादा कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, जिसके कारण से सर उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और सर बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज पे भी ध्यान देना पड़ता है। भले ही इनकॉर्पोरेशन की बात हो या रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स कराने की बात हो, या फिर सर कुछ ऑफिसर्स को रखने की बात हो, केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल्स को रखने की बात हो, इन सब में बहुत ही ज्यादा काम हो जाता है आपका। किसका? फॉर्मेलिटीज में आ जाता है कंपनी का काम। क्या इतना तुम लोगों को समझ आया? एक बार बता दो। मेरे ख्याल से ये सब तो तुम लोग 11th 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आते होंगे। तुमने पढ़ा है 11th 12th स्टैंडर्ड में? चलो बढ़िया है, फिर तो भाई तुम लोग बच गए। चलो इधर ध्यान देंगे। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज आती हैं इसके अंदर, जिन्होंने कंपनीज एक्ट बनाने में बहुत ज्यादा मदद किया। और सर कंपनीज एक्ट आज की डेट में जो हम देख पा रहे हैं, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, 2013 है, वो एक्चुअली में आपका कंपनी लॉ कमिटी ने बनाया था। सर कंपनी लॉ कमिटी को काम दिया गया था कि भैया तुम कंपनी लॉ बनाओगे और तुम अच्छा सा कंपनी लॉ बनाने की काम करोगे, जो कि उन्होंने काफी अच्छे से किया है। कंपनी लॉ आज की डेट में हम देख सकते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 काफी ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड लॉ है हमारा। सर पर उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज है जो हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे में हमें अच्छी तरीके से आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा कंपनीज एक्ट बना है। सर सबसे पहले आता है 1952 की भाभा कमेटी। सर इस कमिटी ने क्या किया था? इस कंपनी ने कहा था कि सर, इन्होंने कहा था कि सर हम पूरा का पूरा जो हमारा कंपनी लॉ है वही बदलना चाहते हैं, हम वही पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं। और इसलिए आपको पता होगा कि पहले जो पुराना हमारा कंपनीज एक्ट होता था वो कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956। तो सर 1956 का एक्ट कौन लेके आए थे? हमारे मिस्टर भाभा लेके आए थे। कौन लेके आए थे? मिस्टर
भाभा लेके आए थे 1952 में। उसके बाद सर आई हमारी शास्त्री कमेटी। शास्त्री कमेटी ने बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी 1956 के लॉ में, उसको सॉल्व करने की बात की और इन्होंने कहा कि सर हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स वगैरह बनाएंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा कि सर फॉर बेटर फंक्शनैलिटी हम लोग प्रॉपर चेंजेस या फिर रूल्स वगैरह बनाने का काम करेंगे। तो सर ये जो शास्त्री कमेटी थी इसने कंपनीज एक्ट के अंदर रूल्स वगैरह बनाए थे, जिसके बेसिस पे कंपनी फिर फंक्शन करती। स्ट्रक्चर कमेटी तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हम लोग लिख लेते हैं चंद्रेट कमेटी। सर 1997 की चंद्रेट कमेटी जो थी, इसका काम क्या था? इसको बोला गया था कि सर आप कंपनीज एक्ट को वापस से बनाने की कोशिश करो, रीराइट करने की कोशिश करो, ताकि सर जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है, जो इंडिया में इतने फास्ट लेवल पे चेंज हो रहा है, सर उसको हम लोग अडॉप्ट कर सके और पूरे के पूरे सिस्टम को लिबरलाइज कर सके। तुम्हें मालूम है हमारे देश में एलपीजी स्कीम लाई गई थी। एलपीजी स्कीम कोई जानता है? लिबरलाइज, प्राइवेटाइजेशन एंड जी का कोई फुल फॉर्म बता सकते हैं? एलपीजी का फुल फॉर्म। वेरी गुड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 1991 में लाई गई थी। पर सर हमारा जो कंपनीज एक्ट था, भाई तब इतने भी पुराने नहीं हैं। सर 1991 में लाई गई थी, पर पुराना जो आपका एक्ट था वो 1956 के अंदर ड्राफ्टेड था और सर वो हमारे एकदम इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद बना था, इसलिए उसके अंदर आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते थे, स्पेसिफिकली फॉर रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते थे स्पेसिफिकली फॉर आपकी जो फॉरेन कंपनीज होती थी उनके नाम पे। तो सर इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए चंद्रेट कमेटी आई और उन्होंने 1997 में बहुत सारे चेंजेस रिकमेंड किया है। सर उसके बाद आती है हमारी इराडी कमेटी और सर इराडी कमेटी से सिमिलर साउंड करता है हमारी ईरानी कमेटी। इराडी एंड ईरानी। सर इन दोनों का काम भी क्या था कि सर हमें कंपनीज एक्ट चेंज करना है। क्या चेंज करना है सर? कंपनीज एक्ट चेंज करना है। इराडी कमेटी को बेसिकली बोला गया था कि सर वाइंडिंग अप कंपनी को बंद करने की प्रोसेस को थोड़ा सा आप इम्प्रूव कीजिए और कोशिश कीजिए कि कंपनी को बंद करना जो पहले बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था, उसको किस तरीके से थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है। जबकि ईरानी कमेटी को तो बोल दिया गया था कि भैया अब तो हम एक्ट ही चेंज करना चाहते हैं, अब तो कहानी खत्म करो, अब तो एक्ट ही चेंज करना है, हमें बहुत जल्दी से नया एक्ट लेके आना है। तो भैया ये नया एक्ट लाने की बात की गई थी और फाइनली कंपनी लॉ कमेटी जो बनी थी उसने दो एक्ट लेके आने की बात की थी। दो एक्ट कौन से थे? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट। सर क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा सर सबसे पहला है हमारे बाबा। बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा। बाबा कब आए? बाबा जो है वो 56 के एज के। बाबा जो है वो 56 के एज के। तो सर उन्होंने 1956 का एक्ट प्रपोज करने की बात की और सर वो कमेटी कब बनी थी? 1952 में बनी थी। कब बनी थी सर? 1952 में बनी थी। सर उसके बाद आए हमारे कौन? उसके बाद आए हमारे सर शास्त्री कमेटी। सर शास्त्री कमेटी कब बनाई गई? एकदम कंपनीज एक्ट आने के 1 साल के बाद ही इस कमेटी को बना दिया गया। 1957 में आपकी बनी शास्त्री कमेटी। सर शास्त्री कमेटी को क्या बोला गया कि आप रूल्स बनाओ। आप बेसिकली इस पूरे कंपनीज एक्ट के लिए रूल्स बनाने का काम करो और शास्त्री कमेटी ने वही किया, रूल्स बनाए। उसके बाद एक चंद्रेट कमेटी। सर चंद्रेट कमेटी को बोला गया था कि लिबरलाइज करो थोड़ा सा कंपनीज एक्ट को, जो हर चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है उसको थोड़ा सा हटाओ। 1997 में इस कमेटी को बनाया गया। सर फिर आई हमारी इराडी और उसके बाद आई ईरानी। इराडी कमेटी को बोला गया कि हम कंपनीज एक्ट ही चेंज करेंगे, पर एक्चुअल ड्राफ्ट जो चेंज किया गया वो ईरानी कमेटी के द्वारा किया गया। और तो और सर इराडी कमेटी ने एक काम और किया। इराडी कमेटी ने कहा कि सर हम लोग बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी को थोड़ा सा आसान बना देंगे। कंपनी को किस तरीके से वाइंड अप किया जाए उस प्रोसेस को थोड़ा सा आसान बना देंगे। और फाइनली सर हमारा कंपनी लॉ कमेटी ने दो लॉ लाया, कंपनीज एक्ट और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। आप देख सकते हो सर एक छोटा सा चेंज करने के लिए पहले कितना ज्यादा आपका पॉलिटिकल सिनेरियो होता था। सर एक लॉ लाने के लिए हम कब से 20 साल से कोशिश कर रहे थे। 20 साल से सर एक ही लॉ लाने की कोशिश की जा रही थी। सर तो वन थिंग गुड अबाउट मोदी गवर्नमेंट इज कि सर इतना टाइम नहीं लेते कि जो लॉ का पर्पस है या फिर लॉ का जो मेन एजेंडा है वही खत्म हो जाए। सर जल्दी जल्दी लॉ लाओ और खत्म करो। ऐसा नहीं कि कमिटी पे कमिटी बन रही है, कमिटी पे कमिटी बन रही है, कमिटी के ऊपर कमिटी बन रही है। ये सब बेकार बातें, पर खैर याद करने की बात तो है ही आप लोगों के लिए।
कि सर ये इस तरीके से आपकी कमिटी बनाई गई और उसने फाइनली हमारा कंपनीज एक्ट 2013 या आई होप यहाँ तक तुम लोगों को मेरे साथ होंगे, तुम लोगों को मेरे साथ मजा भी आ रहा होगा, ज्यादा मैं तुम्हें बोर नहीं कर रहा होगा। ठीक है, चलिए परफेक्ट भैया। अगला आता है हमारे पास एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। सर जब भी हम लोग बात करते हैं कंपनीज एक्ट की तो वो कहाँ पे लगेगा? सर पूरे के पूरे इंडिया पे लगेगा, अलग अलग तरीके की कंपनीज पे लगेगा। जो भी आपकी कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म की जा रही है या फिर आपके कंपनीज एक्ट 1956 या फिर किसी और भी पहले कंपनी में फॉर्म की जा रही है, सॉरी पहले किसी एक्ट के अंदर फॉर्म की जा रही है, उन सब पे आपका कंपनीज एक्ट क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर, ये तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो सर आपका कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, companies engaged in generation or supply of electricity, any other company governed by any special act for the time being in force, such body corporate incorporated by any act for the time being in force। सर कोई भी आपकी अगर कंपनी बनाई जा रही है तो सर उसके ऊपर आपका कंपनीज एक्ट लगेगा, प्रोवाइडेड अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो अगर IRDAI रेगुलेशंस के हिसाब से कोई भी नए रेगुलेशंस उनके ऊपर लग रहा है तो दैट विल बी सेपरेट। बैंकिंग के केस में भी अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लग रहा है तो दैट विल बी सेपरेट। सर अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लग रहा है इन केस ऑफ जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो भी एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट होगी। और सर अगर कोई भी कंपनी किसी और स्पेशल एक्ट से बनाई जा रही है या फिर सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रहा है फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, तो ऐसे सिचुएशन में अगर जो भी स्पेशल एक्ट से उसको बनाया जा रहा है उसके अंदर जो भी रेगुलेशन किए जा रहे हैं वो भी एडिशनली एप्लीकेबल होंगे। तो सर अगर मान लीजिए कंपनीज एक्ट और कभी भी इंश्योरेंस IRDAI एक्ट 1999 के बीच में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? IRDAI 1999 हाँ। वैसे ही अगर कभी सर कंपनीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट BRA 1949 के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो सर किसके बीच में कौन जीतेगा? आपको ऑब्वियस सी बात है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जीतेगा। मैंने ना लिखने के बाद रियलाइज किया गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जीतेगा, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जीतेगा। ठीक है सर, आई होप इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। सर अगला आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनीज। बहुत ही ज्यादा रद्दड़ और सिंपल कॉन्सेप्ट, मेरे बच्चे को बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट पता होगा। सर पहले आता है हमारे पास प्राइवेट कंपनी। मेरे को जल्दी से सभी लोग चैट में बताएंगे सर। सर ये तो मैं आंखें बंद करके भी अगर तुमसे पूछूंगा ना, तुम नींद में होंगे तब भी अगर तुमसे पूछूंगा ना तो तुम मेरे को जवाब दे दोगे। सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? क्या बात है। हाँ ये देखो बच्चे बच्चे कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन पूछा करो ना, आप कहाँ कठिन क्वेश्चन पूछते हो, ये क्वेश्चन होता है सर आसान, सिंपल, बढ़िया। सर 2 और मैक्सिमम 200। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? क्या बात है, 2। ट्रांसफरेबिलिटी इजी होगी या टफ होगा? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इजी होगी या टफ होगा? क्या बात है, 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 क्या बात है। सर इसके अलावा प्राइवेट कंपनी अपने नाम के लिए पीछे क्या लगाएगी? पीवीटी एलटीडी या सिर्फ एलटीडी? पीवीटी एलटीडी या सिर्फ एलटीडी? देखो, और मेरा बच्चा कहता है कि सर हमें ना चीजें याद नहीं रहती, मैंने ये ऐसे ऐसे करके मारूंगा तुम्हें। सब याद है तुम्हें, नालायक जैसे रोते रहते हैं। सर याद नहीं रहता, बुढ़े हो गए सर आजकल। हम्म। सर इसके अंदर बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम 200 की लिमिट काउंट कर दे तो उसके अंदर कौन आएगा सर? अगर कोई भी व्यक्ति, हम लोग कहते हैं सर अगर ज्वाइंटली कोई भी शेयर होल्ड कर रहा है, ज्वाइंटली अगर कोई भी शेयर होल्ड कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, वो ज्वाइंटली अगर शेयर होल्ड कर रहे हैं तो दे विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल, दे विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। आप उनको दो मेंबर की तरह काउंट नहीं करोगे, आप उनको सिंगल मेंबर की तरह काउंट करोगे। और सर मेंबर्स ऑफ अ कंपनी के अंदर कौन काउंट नहीं होगा? पर्सन हु आर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, अगर कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी में है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। और सर हम लोग कहते हैं पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी,
were members of the company while in that employment and has continued to be member after the employment cease shall not be included in the number of members. कि सर पहले आप मेंबर हुआ करते थे और एम्प्लॉय भी हुआ करते थे, मेंबर भी और एम्प्लॉय भी, पर अब आप सिर्फ और सिर्फ मेंबर रह गए हो, एम्प्लॉय नहीं रह गए हो, तो ऐसे में आपको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी काउंटेड। सर एक बात बताना, ओए 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 ओए, एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, अगर सर एक व्यक्ति था जो कि पहले मेंबर हुआ करता था, जो कि पहले मेंबर हुआ करता था, अब बाद में जाके ना वो मेंबर प्लस एम्प्लॉय बन गया है। क्या बन गया है सर? मेंबर प्लस एम्प्लॉय बन गया है। सर इसको हम लोग काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? ये व्यक्ति काउंट होगा या नहीं होगा? सर पहले मेंबर हुआ करता था, अब मेंबर प्लस एम्प्लॉय हो गया है। काउंट करेंगे नहीं करेंगे? सर समझ नहीं आया, एक बार वापस से बताओ। इधर ध्यान दो। सर कंपनी के अंदर ना ये भाई सब हाथ पैर कैसे बदल गया? हाँ। सर कंपनी के अंदर ना ये एक व्यक्ति था। पहले ना सर ये सिर्फ मेंबर हुआ करता था। ये सिर्फ कंपनी का शेयर होल्डर हुआ करता था। ऑब्वियस सी बात है सर, ये हमारे 200 के लिमिट में काउंट होता था। किसमें काउंट होता था सर? 200 के लिमिट में काउंट होता था। सर आगे जाके ये व्यक्ति ना हमारे कंपनी का मेंबर भी प्लस एम्प्लॉय बन गया। ये कंपनी का एम्प्लॉय भी बन गया। द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या अब ये 200 के लिमिट में काउंट होगा या नहीं होगा? 200 के लिमिट में काउंट होगा या नहीं होगा? ये 200 के लिमिट में काउंट होगा या नहीं होगा? वेरी गुड। सर ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये करंट टाइम्स में क्या है, ये एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहा है और अभी हमने पढ़ा है कि सर एम्प्लॉय जो होता है, जो भी पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है, सर वो कंपनी का नहीं माना जाएगा। पर मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। सर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को हम लोग नहीं काउंट करेंगे एज अ मेंबर, पर अगर वो व्यक्ति मेंबर प्लस एम्प्लॉय है तो सर कंफ्यूजन यहीं पे अराइज होता है, ध्यान रखिएगा। जो मेंबर प्लस एम्प्लॉय वाली कंडीशन है, वो सिर्फ प्रीवियस बेसिस पे आपको एप्लीकेबल मिलती है। यानी सर आप अगर आप पहले अगर आप पहले मेंबर प्लस एम्प्लॉय हुआ करते थे और अब आप सिर्फ मेंबर रह गए हो, तो हम आपको काउंट नहीं करेंगे एज अ मेंबर। सर आने वाले सिचुएशन को ये कंसिडर नहीं करता। सर आने वाले को कंसिडर नहीं करता मतलब, यानी कि अगर आप मेंबर से मेंबर प्लस एम्प्लॉय बन गए, सर यू विल स्टिल बी काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 200। प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा, यू विल स्टिल बी काउंटेड इन द लिमिट ऑफ मेंबर प्लस एम्प्लॉय के केस में 200 के लिमिट में काउंट होंगे। सिर्फ दो लोगों को ही एग्जेम्पशन दिया जाता है, अगर आप एम्प्लॉय हैं कंपनी के, या फिर आप पहले एम्प्लॉय हुआ करते थे। आप पहले एम्प्लॉय हुआ करते थे, पहले एम्प्लॉय प्लस मेंबर हुआ करते थे और अब आप सिर्फ मेंबर रह गए हैं। अब आप सिर्फ मेंबर रह गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा? यू विल नॉट बी काउंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, यू विल नॉट बी काउंटेड एज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सर एक हमारे व्यक्ति था, चंदू नाम ले लेते हैं। सर चंदू कंपनी का मेंबर प्लस एम्प्लॉय हुआ करता था 2020 में। सर बाद में चंदू को निकाल दिया गया, पर वो अभी भी शेयर्स तो होल्ड करता ही है। उसको निकाल दिया गया तो वो मेंबर तो रह ही गया, मेंबर तो रह ही गया। भले ही उसको आपने निकाल दिया, ठीक है, भले ही उसको आपने निकाल दिया, वो पर फिर भी आपका मेंबर तो रह ही गया। ये आपका केस है 21 के केस में। सर आगे ये व्यक्ति वापस से एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है, पर सर एम्प्लॉयमेंट में आने से पहले ये अपने शेयर्स बेच चुका होता है। ये अपने शेयर्स बेच चुका होता है और सर बाद में ये जाके आपका व्यक्ति बन जाता है क्या? एम्प्लॉय प्लस मेंबर। सर अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या ये हमारा मेंबर के लिमिट में काउंट होगा या नहीं होगा? ये वाली क्वेश्चन अराइज होती है। सर क्या हमारे क्वेश्चन पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे क्या? इस तरीके के क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, फॉर द रीजन बीइंग
कि आपको बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड बेसिस पे चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो सीसीट में तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। भले ही इनफैक्ट आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा कि सर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना के आपसे पूछी जाए। तो सर क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बहुत ही सिंपल है। सर चंदू मेंबर प्लस एम्प्लॉयी हुआ करता था। सर यहाँ पे वो मेंबर रह गया। ऑब्वियस सी बात है हम उसको मेंबर के अंदर काउंट तो नहीं करेंगे। बाद में वो व्यक्ति एम्प्लॉयी बना और सर एम्प्लॉय बन के वो मेंबर प्लस एम्प्लॉय बन गया। द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या अब इसको हम लोग मेंबर यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर की तरह काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? जैसे हमने ऊपर केस सॉल्व किया था उसी तरीके से होगा, बस थोड़ा-सा सिचुएशन को हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है, ठीक है? तो भाई हमें बस इतना पता करना है कि हम लोग जब भी काउंट कर रहे हैं, तब हमें कैसे काउंट करना है? हमें ध्यान रखना है कि प्रोवाइडेड दैट 2 और मोर पर्सन होल्डिंग 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member, provided further that person who are in the employment of the company and person who having been formally in the employment of the company were member of the company while in that employment and have continued to be member after the employment cease that shall not be included in the number of members कि सर उनको हम लोग member के तौर पे काउंट नहीं करेंगे। तो सर आपका कोई भी व्यक्ति है जो कि एम्प्लॉयमेंट में है वो आपकी कंपनी के 200 के लिमिट में काउंट नहीं होगा, बस हमें इतनी बात ध्यान रखनी है। आई होप इतना समझ में आया होगा, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी दिक्कत है क्या? एक बार बता दो। कोई भी समस्या, परेशानी? अरे हाँ या ना तो बोल दो मेरे लल्लाओं, हाँ या ना तो बोल दो। ठीक। सर आगे पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं सर मिनिमम आपके डायरेक्टर्स? कोई बता सकता है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में? क्या बात है? 3। सर इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, वेरी गुड 7। और सर मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम तो बच्चे गलत ही जवाब देते हैं, मेरे को पक्का पता है। सर मैक्सिमम कितने होते हैं? क्या बात है! सर अनलिमिटेड नंबर होता है, कोई भी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे हमें नहीं बताया जाता। सर यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूँ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स आसान होगा या कठिन होगा? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स आसान होगा या कठिन होगा? सर ईज़ी होगा क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। सर ये पब्लिक से पैसा रेज़ कर सकती है क्या? स्टॉक मार्केट वगैरह से पैसा रेज़ कर सकती है क्या? परफेक्ट, यस, ये पैसा वगैरह रेज़ कर सकती है। आगे आता है सर हमारे पास वन पर्सन कंपनी। सर वन पर्सन कंपनी में आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? वेरी गुड। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? वेरी गुड। सर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? वेरी गुड। सर एक होते हैं। पर पर किंतु परंतु बंधु यारा, इधर ध्यान दो। सर एक से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं क्या? एक से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं क्या? एक से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल डेफिनेट सी बात है सर, यस, एक से ज्यादा डायरेक्टर्स आपके यहाँ पे हो सकते हैं। ओपीसी के अंदर एक से ज्यादा डायरेक्टर आपके हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेंबर एक होगा पर सर डायरेक्टर ज्यादा हो सकते हैं। मेंबर एक होगा पर ज्यादा वो हो सकते हैं, ज्यादा आपके डायरेक्टर्स हो सकते हैं। सर अगला केस आता है हमारे पास चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी। सर ये कौन से सेक्शन में बनाई जाती है? इनको हम लोग सेक्शन 8 कंपनीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सेक्शन 8 कंपनीज भी बोलते हैं। ये जो कंपनीज बनाई जाती है ये चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाई जाती है। सर जैसे कि एग्जांपल दे दो, आपने सुना होगा नाम रिलायंस फाउंडेशन का। रिलायंस फाउंडेशन एक सेक्शन 8 कंपनी है। या फिर आपने सुना होगा नाम अडानी फाउंडेशन का। सर अडानी फाउंडेशन भी क्या है? आपकी सेक्शन 8 कंपनी है। सर सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है सर? आपकी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए काम करती है। ये अलग-अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने की बात करती है। सर यहाँ पे एक चीज़ बताओ, क्या ये डिविडेंड अपने मेंबर्स को दे सकती है या नहीं दे सकती? डिविडेंड अपने मेंबर्स को दे सकती है या नहीं दे सकती? क्या बात है! बहुत ही बढ़िया सर। कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जा सकता।
ये जो भी अगर प्रॉफिट वगैरह भी कमाती हैं, तो सर इनको प्रॉफिट अपने ही वेल बीइंग के लिए यूज़ करना होता है, अपने ही ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर वापस से इस्तेमाल करना होता है। सर गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कोई भी कंपनी जिसके अंदर 51% से ज़्यादा शेयर कौन ओन करता हो? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सर किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी को भी हम गवर्नमेंट कंपनी के तौर पे गिनते हैं। सर एक एग्जांपल दे दो, अगर मान लो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कंपनी ओन करती है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास उस कंपनी का 30% शेयर है और सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 25% शेयर है। मेरे को एक चीज बताओ, क्या सर हम इसको गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? सर इसको गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? ओए 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 ओए, क्या बात है! सर बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 55% होल्डिंग है और हम लोग कहते हैं कि सर कोई भी गवर्नमेंट अगर साथ में होल्ड करती है तो वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। सर ओएनजीसी करके एक कंपनी है, ओएनजीसी की ना एक सब्सिडरी कंपनी है, ओएनजीसी विदेश, जो भी फॉरेन में ऑयल एक्सप्लोरेशन करना होता है वो ओएनजीसी विदेश करता है। सर ओएनजीसी के 65% शेयर्स जो है ना वो गवर्नमेंट होल्ड करती है। मेरे को बताओ, सर क्या ओएनजीसी विदेश भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी? बिल्कुल होगी सर, क्या बात है! क्योंकि सर ओएनजीसी विदेश क्या है? ओएनजीसी विदेश इज योर सब्सिडरी कंपनी और हमें पता है गवर्नमेंट कंपनी का कोई भी सब्सिडरी कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी ओनली। सर आगे आता है हमारे पास फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर फॉर्म हुई हो पर इंडिया में बिजनेस फंक्शन करती हो। इंडिया के बाहर फॉर्म हुई हो पर इंडिया में बिजनेस फंक्शन करती हो, तो सर उसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉरेन कंपनी। सर अगला आता है हमारे पास एसोसिएट कंपनी। सर एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कोई भी कंपनी जिसके अंदर दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होने का मतलब क्या होता है? अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर 20% से ज्यादा वोटिंग पावर रखती है, या फिर सर किसी भी तरीके से कंट्रोल वगैरह रखती है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहलाएगा। तो सर अगर 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है किसी भी कंपनी में, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। अच्छा सर एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे तीन चार सिचुएशन लेते हैं। ओ मेरे प्यारे बच्चों, तीन चार सिचुएशन लेते हैं। सर एक कंपनी है रिलायंस करके, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सर रिलायंस 81% शेयर होल्ड करता है जियो के अंदर। जियो टेलीकॉम करके कंपनी है, उसके अंदर 81% शेयर होल्ड करता है। और सर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो साथ ही साथ में एनडीटीवी, एनडीटीवी नहीं, कौन सा है? न्यूज टीवी 18, न्यूज 18, न्यूज 18 के अंदर सर 27% शेयर होल्ड करता है। मेरे को बताओ यहाँ पे एसोसिएट कंपनी कौन सी है और आपकी सब्सिडरी कंपनी कौन सी है? एसोसिएट कंपनी कौन सी है और सब्सिडरी कंपनी कौन सी है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! सर जियो टेलीकॉम हमारी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, क्योंकि 81% होल्ड करता है। एसोसिएट कंपनी, सॉरी, सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है ऐसी कोई भी कंपनी जिसके अंदर आप 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हो। 50% से ज्यादा अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर शेयर होल्ड करते हो तो वो आपकी क्या हो जाती है बच्चों? सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। सर ऐसे सिचुएशन में रिलायंस इंडस्ट्री क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। होल्डिंग कंपनी आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन जाएगी। और सर न्यूज 18 यहाँ पे क्या बनेगा? सर न्यूज 18 के अंदर हम देख पा रहे हैं 27% शेयर होल्डिंग है। और हम लोग जानते हैं सर एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कोई भी कंपनी जिसके अंदर कोई भी कंपनी 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करती हो। तो न्यूज 18 हमारी क्या बन जाएगी? एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम तब भी क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी ही बोलेंगे। क्या यहाँ तक सभी लोग मेरे साथ हैं? क्या यहाँ तक सभी लोग मेरे साथ हैं? एक बार बताओ।
क्या तुम मेरे साथ हो, आंखें खुली हो या हो बंद? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ओ माय गॉड सर, जल्दी बताओ, राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर, सब्सिडरी कंपनी की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो सब्सिडरी कंपनी के अंदर हम लोग कहते हैं सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है, या तो आप कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या तो आपके पास पावर है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज कर सकते हो, या तो सर एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इधर ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरी कंपनीज। सर, या तो आप खुद से हाफ से ज्यादा परसेंटेज वोटिंग पावर एक्सरसाइज करते हो, या तो अपने सब्सिडरीज के थ्रू एक्सरसाइज करते हो। दोनों ही सिचुएशन में वो कंपनी आपकी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। सर एक एग्जांपल लेके बताओ, समझ में नहीं आया। सर हमने कहा कि सब्सिडरी कंपनी बनने के लिए दो में से कोई भी एक सिचुएशन चलेगा। सर 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो, यानी कि 50% से ज्यादा वोटिंग पावर हो, या फिर हम लोग कहते हैं सर, अगर आप कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हो। सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी कंपनी का क्या होगा आप डिसाइड कर सकते हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी वो आपकी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। सर एक एग्जांपल लेके बताओगे क्या? बिल्कुल बताएंगे यार। इधर ध्यान दो। सर हमारे पास एक कंपनी टाटा सन्स करके है। क्या है सर? टाटा सन्स। सर टाटा सन्स ना, सुन तो लो, ओए 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 सुन तो लो। सर टाटा सन्स ना स्टारबक्स इंडिया करके एक कंपनी है। स्टारबक्स इंडिया, वैसे ही एग्जांपल गलत है, पर सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। स्टारबक्स इंडिया, स्टारबक्स इंडिया में ना सर 35% शेयर होल्डिंग रखता है। कितना रखता है सर? 35% वोटिंग पावर या शेयर होल्डिंग रखता है। पर सर स्टारबक्स इंडिया का डायरेक्टर्स कौन बनेंगे? डायरेक्टर्स कौन बनेंगे, ये टाटा सन्स ही डिसाइड कर सकता है। ये कौन डिसाइड कर सकता है सर? टाटा सन्स ही डिसाइड कर सकता है, क्योंकि एमओए में ऐसा लिखा गया है। मेरे को बताओ, क्या स्टारबक्स इंडिया, क्या सर स्टारबक्स इंडिया टाटा सन्स का सब्सिडरी कंपनी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? सर सब्सिडरी कंपनी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्या बात है? बिल्कुल सर। अब मेरे को गारंटीड पता है कि कुछ बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख के, सिंपल सा क्वेश्चन होगा पर उसको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे और घबरा के नो मार्क कर देंगे। पर नो गलत आंसर है। सर यस, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टाटा सन्स के नाम पे आपकी जो स्टारबक्स इंडिया है वो क्या हो जाएगी? वो आपकी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। फॉर द रीजन बीइंग कि सर दो में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, दो में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, तो वो कंपनी आपकी क्या बन जाती है? सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। या तो आप कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हो, या तो आपके पास 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है। बोलो बल्ले बल्ले, शावा शावा, बल्ले बल्ले, शावा शावा। क्या यहाँ तक तुम लोग मेरे साथ हो? ठीक। सर अगला आता है हमारे पास स्मॉल कंपनी। सर स्मॉल कंपनी एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, सर स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है? छोटी सी कंपनी। सर स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है? छोटी सी कंपनी, अदर देन अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी आपकी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है। क्या होती है सर? प्राइवेट कंपनी होती है, जिसका सर पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? यहाँ पे ये लिमिट गलत दी गई है, 4 करोड़ रुपीज। या फिर जिसका आपका टर्नओवर जो है वो कितना होता है? टर्नओवर भी यहाँ पे गलत दिया गया है, 40 करोड़ रुपए तक। तो सर पेड अप कैपिटल या तो 4 करोड़ तक हो, या तो टर्नओवर आपका 40 करोड़ तक हो, तो आप क्या कहलाओगे? स्मॉल कंपनी कहलाओगे। क्या कहलाओगे सर? स्मॉल कंपनी कहलाओगे। हट जा रे छोकरे, भेजा ना ठोकरे, आ रहा है अपुन। स्मॉल कंपनी का टर्नओवर कितना? 40 करोड़ होगा। सर टर्नओवर कितना होगा? 40 करोड़ तक का होगा तो हम स्मॉल कंपनी कह देंगे। सर याद रखिएगा, स्मॉल कंपनी शुड बी अ
स्मॉल कंपनी शुड बी अ प्राइवेट कंपनी। सर ये प्राइवेट कंपनी होगी जिसका या तो पेड अप कैपिटल 4 करोड़ तक होगा एंड सर टर्नओवर 40 करोड़ तक का होगा। मेरे को एक चीज बताओ सर, मैंने कहा सर स्मॉल कंपनी का मतलब होगा, पहली बात तो सर ये ना प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। सर ये कैसी होनी चाहिए? प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। सर दूसरी चीज, इसका पेड अप कैपिटल ना सर, पेड अप कैपिटल ना सर 4 करोड़ तक का होना चाहिए। और तो और सर इसके अंदर तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि टर्नओवर इसका ना सर 40 करोड़ तक होना चाहिए। मेरे को एक चीज बताओ, ओए ओए मेरे क्यूटी पाइस, एक चीज बताओ सर, एक कंपनी है, कंपनी का नाम ले लेते हैं अपन, चंदू चंदू प्राइवेट लिमिटेड, चंदू प्राइवेट लिमिटेड। सर इसका ना पेड अप कैपिटल, सर इसका ना पेड अप कैपिटल 3 करोड़ रुपए तक का है। कितना है सर? 3 करोड़ रुपए तक का। पर सर इसका टर्नओवर तुम्हें पता है कितना है? इसका टर्नओवर है सर 40 नहीं सॉरी 41 करोड़ रुपीज, 41 करोड़ रुपीज। सर मेरे को बताओ चंदू प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी होगा या नहीं होगा? चंदू प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी होगा या नहीं होगा? क्या बात है सर? चंदू प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि हमने कहा है कि पेड अप कैपिटल 4 करोड़ होना चाहिए मैक्सिमम, और सर टर्नओवर 40 करोड़ तक होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और नहीं है, और नहीं है, एंड है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम लोग कहेंगे कि यस चंदू प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी। समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बोलो, समझ में आया नहीं आया? सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी हम उसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे, नहीं तो हम स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि सर आपकी ये जो भी स्मॉल कंपनी है शुड नॉट बी अ होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी, ना ही वो सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए, ना ही वो कोई ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती हो। सर क्या कह रहे हैं? स्मॉल कंपनी ना ही तो कोई भी तरीके की होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, ना ही सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए, ना ही सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए, ना ही ऐसी कोई कंपनी होनी चाहिए जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती हो। सर ये एंड शब्द से ना कहानियां बदल जाती हैं सारी की सारी। अगर यहाँ पे अभी और लिखा होता, अगर मान लो यहाँ पे ना और लिखा होता, तो इस केस में तब हम कह सकते थे कि चंदू प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी। पर सर एंड लिखा हुआ है, आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो भले ही फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, और इस सिचुएशन में सर सॉरी बट आप स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। ठीक है सर, मेरे ख्याल से इजी है, यहाँ तक कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। सर आगे आता है सर हमारे पास डोरमेंट कंपनी। सर डोरमेंट कंपनी क्या होता है? डोरमेंट कंपनी ऐसी कोई भी कंपनी होती है, सॉरी सर डोरमेंट कंपनी ऐसी कोई भी कंपनी होती है जो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को होल्ड करने के लिए बनाई जाती है। फ्यूचर में कोई एक्टिविटी हमें परफॉर्म करना है, फ्यूचर में कोई काम करना है, उसके लिए बनाई जाती है हमारी डोरमेंट कंपनी। सर डोरमेंट कंपनी को इनएक्टिव कंपनी भी बोला जाता है क्योंकि पिछले 2 साल से वो ना तो कोई अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रही है, ना ही कोई अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर रही है। सर अगर ऐसी कोई भी कंपनी है जो 2 साल से ना तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रही है, ना ही एनुअल रिटर्न फाइल कर रही है, उस कंपनी को हम लोग क्या कह देंगे? डोरमेंट कंपनी बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर? डोरमेंट कंपनी बोल देंगे। ठीक है सर, इतना तो सिंपल ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर आगे आता है निधि कंपनी। निधि कंपनी बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। निधि कंपनी कहते हैं कि सर इसका ये कंपनी क्यों फॉर्म की जाती है? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। जैसे भैया गांव की सारी औरतें साथ में आ जाएंगी और कहेंगी कि हम ना अपना पैसा जोड़ेंगे, और जिसको भी जरूरत पड़ेगी उस पैसे को हम लोग उस व्यक्ति को दे देंगे एट अ वेरी नॉमिनल रेट, वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे हम वो पैसा सामने वाले को दे देंगे। ये सर हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा हो जाएगा निधि कंपनी। आपने शायद से एक कंपनी का नाम सुना होगा लज्जत पापड़ करके। लज्जत पापड़। सर लज्जत पापड़ की केस स्टडी बड़ी ही फेमस है, इनफैक्ट फॉरेन में भी पढ़ाया जाता है। लज्जत पापड़ एक तरीके की निधि कंपनी है क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी औरतें साथ में आके काम करती है, पापड़ वगैरह बनाती है जिसको बेचती हैं, और उससे जो पैसा आता है उससे वो खुद के घर चलाती हैं, या फिर जिस भी व्यक्ति को रिक्वायरमेंट होती है उसको वो पैसा दे दिया जाता है। दिस इज अ केस ऑफ निधि कंपनी। सर अगला आता है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी आपका क्या होता है सर? प्रोड्यूसर कंपनी
ऐसी कोई भी कंपनी या तो जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम करती हो या फिर सर कोई भी प्राइमरी एक्टिविटी में काम करती हो। सर प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि माइनिंग हो गया, फिशरीज हो गया, ये सारी चीजें आपकी प्रोड्यूसर कंपनीज का काम होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रोड्यूसर कंपनी का काम होता है। ये क्या होता है सर, प्रोड्यूसर कंपनी का काम होता है। मेरे ख्याल से ये तो सिंपल ही है, इस पे से क्वेश्चन भी नहीं आता। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनबीएफसी समझना। कोई मेरे को बता सकता है एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? कोई मेरे को बता सकता है एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? अच्छा, कोई इंडिया में एनबीएफसी का एग्जांपल दे सकते हो तुम? इंडिया में कोई भी एनबीएफसी का एग्जांपल? क्या बात है, क्या बात है। सक्षम, वेरी गुड। वेरी गुड रोनित। भूमिका नहीं, एलआईसी इज नॉट अ एनबीएफसी। सर एनबीएफसी कौन सी कंपनीज होती है? सर ये देती है पर लेती नहीं है। सर क्या बोल रहे हो आप? ओए, गंदी सोच वालों। सर ये देती है, क्या देती है? सर ये लोन देती है, पर सर ये क्या नहीं लेती? ये डिपॉजिट्स नहीं लेती। ये कभी भी डिपॉजिट्स नहीं लेगी, पर आपको लोन जरूर देगी। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है मुथूट फाइनेंस के हो गया, या फिर सर आपका बजाज फिनसर्व हो गया, या फिर हीरो फाइनेंस हो गया। ये सारे आपके क्या होते हैं सर, ये आपके होते हैं एनबीएफसी। ये लोन तो देते हैं पर डिपॉजिट्स नहीं लेते। ये लोन देंगे पर डिपॉजिट्स नहीं लेंगे। ये आपके क्या होते हैं, एनबीएफसी। क्या होते हैं सर, एनबीएफसी। याद रखना, हमेशा एनबीएफसी का मतलब यही होता है दैट दे डोंट टेक डिपॉजिट्स, दे डोंट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, बट दे डेफिनेटली गिव लोन। ठीक है, वेरी गुड। महिंद्रा फाइनेंस जैसे हो गया, वेरी गुड रोनित, वेरी गुड बच्चे। सर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सर इसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि कैसे कंपनी को फॉर्म किया जाता है। उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि 7 या मोर पर्सन होने चाहिए अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो, 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, और सिंगल पर्सन होना चाहिए अगर आप ओपीसी बना रहे हो। आपकी कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। सर लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है, जितने के भी आप शेयर्स परचेज करोगे, अगर मान लो मैंने 1,000 रुपए तक के शेयर्स परचेज किए, तो सर मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 1,000 रुपए तक की है। कोई भी इससे ज्यादा मेरे से पैसा नहीं मांग सकता, इससे ज्यादा मैं कोई भी कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं करूंगा। सर लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि मैं गारंटी देता हूं कि कल को अगर कंपनी अपनी लाइबिलिटी वगैरह पे नहीं कर पाएगी, लाइबिलिटी वगैरह पे नहीं कर पाएगी, तो सर ऐसे सिचुएशन में मैं लेट सपोज 1 लाख रुपीज तक की लाइबिलिटी पे करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या होता है सर, लिमिटेड बाय गारंटी, कि कल को अगर कंपनी असमर्थ होती है अपनी लाइबिलिटी पे करने के लिए, तो एक फिक्स लिमिट तक मैं लाइबिलिटी पे करने के लिए तैयार हूँ। और सर लास्ट आता है हमारा अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब बंद हो रही होगी, जब शट डाउन हो रहा होगा कंपनी का, अगर सर कोई भी पैसा पे करना बचा रहेगा, अगर कोई भी पेमेंट करना बचा रहेगा, तो सर मैं उसको पे कर दूंगा। मैं उसको पे कर दूंगा जब भी कंपनी बंद होने वाली होगी। तो ऐसे सिचुएशन में अनलिमिटेड बेसिस पे रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा। सर ये क्या होता है हमारा, अनलिमिटेड कंपनी। हाँ या ना बोलो, क्या इतना तुम लोगों को समझ में आया? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। सर लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है, जितने के भी मैंने शेयर्स परचेज किए हैं, मैं सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, उससे ज्यादा के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है, जब भी कंपनी की कोई लाइबिलिटी अराइज होती है और अगर कंपनी पे ऑफ नहीं कर पा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं टू अ सर्टेन लिमिट पे करने को तैयार हूँ। और सर फिर आता है हमारा अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी के अंदर जब भी कंपनी बंद हो रही होगी, शट डाउन हो रही होगी, अगर सर कोई भी लाइबिलिटी बची है, तो मैं उस चीज के लिए अनलिमिटेड बेसिस पे रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा। सर इंडिया में हमें सबसे ज्यादा कौन सी कंपनीज देखने को मिलती है? ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स देखने को मिलती है। सर ऐसे में आपको दो डॉक्यूमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं। पहला आता है आपका एमओए और एओए। सर एमओए और एओए में क्या फर्क होता है? सर एमओए और एओए में क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है? एमओए और एओए में क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए? बस 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 बच्चों, रोना नहीं है, खत्म ही हो गया है। बस 15-20 मिनट और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया भाई?
अरे खत्म ही है भैया, खत्म ही है, खत्म ही है सर, खत्म ही है। बस 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 सर, रोना नहीं है, रोना नहीं है। ओए 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 ओए, रोना नहीं है। चलो सर, यहाँ ध्यान देंगे, एमओए के अंदर आप लोग बेसिक लेवल पे बताते हो कि कंपनी किस तरीके से फंक्शन करेगी, क्या उसका काम रहेगा, क्या उसके एजेंडाज रहेंगे, बेसिक लेवल पे चीजें होती है। पर सर एओए में डिटेल में हर चीज बताई जाती है, इसके अंदर सारे के सारे रूल्स वगैरह भी डिफाइन किए जाते हैं, हर चीज इसके अंदर बताई जाती है। सर एमओए में लार्ज बेसिस पे या फिर हम बता बोल सकते हैं कि सर लार्ज स्केल पे चीजें बता दी जाती है, जबकि एओए में आपकी डिटेल्स दी जाती है, आपके एक-एक पॉइंट को लेके डिटेल में बातें की जाती हैं। तो एमओए और एओए में ये मेजर फ़र्क होता है। सर एमओए में कितने क्लॉज़ेज़ होते हैं? कोई ये भी बता सकता है? एमओए में कितने क्लॉज़ेज़ होते हैं? वेरी गुड। सर कितने क्लॉज़ेज़ होते हैं? 6 क्लॉज़ेज़ होते हैं। कितने होते हैं सर? 6 क्लॉज़ेज़ होते हैं। कोई बता सकता है कौन-कौन से? सर नेम, वेरी गुड। नाम, अच्छा मैं ना उसको ऐसे डिफाइन करता हूँ, नाम, काम, पैसा, नहला-धहला, ज़ीरो। सर नाम, काम, काम का मतलब क्या होता है? पर्पस या फिर जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज़। पैसा यानी कि कैपिटल, कितना पैसा ला रहे हो? कैपिटल। नाम, काम, पैसा, नहला, नहला का मतलब होता है सर मेरी लायबिलिटी क्या होगी? नाम, काम, पैसा, नहला, दहला। दहला का मतलब क्या होता है सर? कौन-कौन किस तरीके का काम कर रहा है? यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सर पहले आपके कंपनी के सब्सक्राइबर्स कौन है? यानी कि सर फर्स्ट सब्सक्राइबर्स हम लोग कह सकते हैं। सब्सक्राइबर्स। और लास्ट पॉइंट बताओ, कोई बता सकता है लास्ट पॉइंट क्या आता है इसके अंदर? नाम, काम, पैसा, नहला, दहला, हीरो। कोई बता सकता है? एक और आता है सर, वेरी गुड। आपका यहाँ पे आ जाता है कि आपका ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड होगा या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं लोकेशन। आपकी लोकेशन कहाँ पे होगी? तो सर नाम, काम, पैसा, नहला, दहला, हीरो। तो सर ये आपके 6 क्लॉजेस होते हैं जो कि आपके बेसिकली हर एमओए के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? ये 6 क्लॉजेस के बेसिस पे आपका एमओए बनता है। पर बाकी जो डिटेल्स होती है वो आपकी एओए में आपको देखने को मिलती है। ठीक है सर? आई होप यहाँ तक तुम लोग मेरे साथ होंगे। शेयर कैपिटल बहुत ही ईज़ी सा टॉपिक है। सर मैक्सिमम शेयर्स जो एक कंपनी दे सकती है, मैक्सिमम जो शेयर्स किए जा सकते हैं या मैक्सिमम शेयर्स जो इश्यू किए जा सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? मैक्सिमम शेयर्स जो कि एक कंपनी इश्यू कर सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड। सर उसको हम लोग कहते हैं आपका ऑथराइज्ड कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। मैक्सिमम शेयर्स जो कि इश्यू किए जा सकते हैं वो होते हैं हमारा क्या? ऑथराइज्ड या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। सर एक्चुअल में इश्यू कितने किए गए वो होता है आपका इशूड कैपिटल। आपने जितना इशू किया उसमें से भी कितने सब्सक्राइब किए गए हैं वो क्या होता है सब्सक्राइब। सर जो आपने सब्सक्राइब किए हैं उसमें से भी आपने पैसा कितना बुलाया है कॉल्ड अप। और सर पेड अप आपने जो कॉल किया उसका कितना अमाउंट सामने वाले ने आपको पे किया है दैट इज कॉल्ड एज पेड अप शेयर कैपिटल। सर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंपनी मैक्सिमम 100 रुपए रेज कर सकती है, मैक्सिमम 100 रुपए रेज कर सकती है। ये क्या होता है हमारा ऑथराइज कैपिटल। क्या होता है सर? ऑथराइज कैपिटल। इसमें से कंपनी ने 80 रुपए के शेयर इशू कर दिए, यानी कि ये क्या है सर हमारा इशूड कैपिटल। सर इशूड कैपिटल के अंदर भी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज के ही शेयर्स को सब्सक्राइब किया, तो ये क्या हो गया हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। सर 70 में से भी अभी हम लोगों ने लोगों से सिर्फ 50 रुपए ही मंगवाए हैं, ये क्या हो गया सर हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। सर ये क्यों होगा सॉरी कॉल्ड अप कैपिटल। सर 50 में से भी लोगों ने अभी तक सिर्फ 40 रुपए ही पे किए हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा सर पेड अप कैपिटल। ये क्या हो जाएगा सर हमारा पेड अप कैपिटल। तो याद रखिएगा पेड अप कैपिटल इज द फाइनल कैपिटल जो लोग पे करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पेड अप कैपिटल। आया ना बोलो? ये होता है हमारा पेड अप कैपिटल। यहाँ तक तुम लोग मेरे साथ हो? क्या यहाँ तक तुम लोग मेरे साथ हो? ठीक है। सर 2 तरीके के कैपिटल्स होते हैं या 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, ये बार-बार ये क्यों सिलेक्ट हो रहा है सर? 2 तरीके के आपके शेयर्स होते हैं। पहला होता है आपका इक्विटी और दूसरा होता है आपका प्रेफ़रेंस। पहला क्या होता है इक्विटी और दूसरा होता है आपका प्रेफ़रेंस। पहला क्या होता है सर इक्विटी और दूसरा क्या होता है प्रेफ़रेंस। जब भी हम लोग कहते हैं सर प्रेफ़रेंस का मतलब क्या होता है?
सर एमओए में फर्स्ट क्लॉज नेम है ना? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लॉज एमओए का नेम होता है, या जिसको हम लोग कहते हैं कि नेम क्लॉज या जो भी। हाँ, नेम क्लॉज होता है सर। तो ये नेम क्लॉज ही तो लिखा है हमने। नेम, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लोकेशन, लाइबिलिटी एंड सब्सक्राइबर्स। ठीक है सर। प्रेफरेंस शेयर्स को समय पे प्रेफरेंस मिलती है, दो समय पे इनको प्रेफरेंस होती है। पहला क्या, जब भी इनको डिविडेंड पे किया जाएगा तो फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड दिया जाएगा। बट सिचुएशन दिया है बुक में, मतलब सिचुएशन, लोकेशन को ही वो सिचुएशन कह देते हैं यार, बात सेम ही है। पहला आपका जो क्लॉज होगा वो नेम क्लॉज होगा फॉर श्योर, और लोकेशन क्लॉज को सिचुएशन क्लॉज बोल देते हैं, बाकी सेम ही चीज है सर। तो इनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। और सर जब कंपनी बंद हो रही होगी, अगर कंपनी को शट डाउन किया जा रहा होगा, तो शट डाउन करते समय भी इनको अपना कैपिटल पहले पे बैक किया जाएगा, इनका कैपिटल पहले दे दिया जाएगा। तो सर ये होता है हमारे क्या, प्रेफरेंस शेयर्स के दो बेनिफिट्स। पहले तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, और सर आपका जब भी कंपनी बंद हो रही होगी तो आपको कैपिटल पे बैक पहले कर दिया जाएगा। आई होप इतना तो क्लियर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ या ना बोल दो एक बार, हाँ या ना बोल दो, कोई भी दिक्कत वाली। आंसर नेम क्लॉज ही होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा गया था तो पहला आपको जो आंसर लिखना है वो है नेम क्लॉज ओनली। फर्स्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी एमओ इज नेम क्लॉज। ठीक है सर। उसके बाद आता है हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली कंपनी को रन करते हैं, और सर आपके डे टू डे बिजनेस फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सर सेक्शन 149 बड़े ही क्लियर बेसिस पे बोल देता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके कंपनी के कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही हो सकते हैं। क्योंकि सर जब डिस्कशन होगा तो ऑब्वियसली बात है, इंसान ही बैठना चाहिए। अगर कोई कंपनी बैठी रहेगी तो वो डिस्कशन कैसे करेगी? तो सर हम लोग कहते हैं कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे? आपके इंडिविजुअल्स ही होने चाहिए। बाकी हमें पता है कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम आपके 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो सर आपके 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और अगर ओपीसी है तो मिनिमम 1 डायरेक्टर तो कंपनी के अंदर होना ही चाहिए। आपके मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस 15 को आप एक्सटेंड कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो अगर चाहते हो तो, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 15 की लिमिट को क्रॉस कर सकते हो। तो सर मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं? 3 या 2 या 1 डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। मैक्सिमम कितने होते हैं? 15। पर दिस कैन बी एक्सटेंडेड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। और याद रखिएगा, आपका जो ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसकी लिमिट आपकी सेक्शन 8 कंपनी या फिर चैरिटेबल कंपनीज के ऊपर नहीं लगती। ये आपकी चैरिटेबल कंपनीज के ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। साथ ही साथ में हम कहते हैं सर हर कंपनी के अंदर एटलीस्ट एक डायरेक्टर होना चाहिए। एक डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया रेसिडेंट होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, और इंडिया में 182 डेज यानी कि ऑलमोस्ट 6 महीने से ज्यादा, मोर देन 6 मंथ्स इंडिया में बिताना चाहिए। तो सर हम लोग कहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर शुड बी अ इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर। सर ऐसा क्यों? ताकि अगर कल को तुम्हारी कंपनी कोई भी गड़बड़ घोटाला करे, कोई भी तरीके से अगर गलत काम करे, तो हम कम से कम उस व्यक्ति को पकड़ तो सके, उस व्यक्ति को हम लोग धर तो सके कि भैया सब तो भाग गए पर तू बचा है, तेरे को तो हम पकड़ के जेल में डालेंगे। तो हम कहते हैं कि सर 149 के अंदर आप डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो, जिसमें से एक डायरेक्टर आपका रेसिडेंट इंडियन डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है सर, ऑब्वियसली बात है। और वो इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहा हो। मेरे ख्याल से बाकी तो इजी चीज है, कोई ज्यादा खास है नहीं। ठीक सर। आगे आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि सर डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकता है? जल्दी से बताओ मेरे को, डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकता है? वेरी गुड सर। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने वाले लोग कौन होते हैं? आपके शेयर होल्डर्स होते हैं। याद रखिएगा, शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग
जनरल मीटिंग आपके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। किसमें अपॉइंट करते हैं सर? जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं। पर यहाँ पे याद रखिएगा ये बात भी कि सर जब पहले डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं, सर फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कौन होते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वो होते हैं जिन्होंने एमओए में सब्सक्रिप्शन दिया होता है, सब्सक्राइब किया होता है। क्या किया होता है सर? सब्सक्राइब किया होता है। तो ये सब्सक्राइब करने वाले जो लोग होते हैं वो आपके पहले डायरेक्टर्स बनते हैं। और उसके बाद तो आपके जो मेंबर्स होते हैं या जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। सर हर डायरेक्टर को क्या मिलना चाहिए? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि DIN मिलना चाहिए। ठीक है सर, इतना ही चीज है मेरे ख्याल से, और तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये सारी कहानी लिखी गई है पर ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है। ये सारी चीजें आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। सर अगर डायरेक्टर को निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल डायरेक्टर को निकाला जा सकता है। किसके द्वारा? शेयर होल्डर के द्वारा निकाला जा सकता है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर को निकाल सकते हैं बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कंपनी के डायरेक्टर को निकालने के लिए याद रखिएगा आपको सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है और उसको निकाला जा सकता है। और सर अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं? जिनका कंपनी में कोई भी स्टेक होल्डिंग या फिर शेयर होल्डिंग नहीं होती है और वो कंपनी से अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका कोई भी तरीके का इंटरेस्ट कंपनी के अंदर नहीं होता। तो सर हम लोग कहते हैं कि अगर ऐसे किसी भी डायरेक्टर को आपको सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट करना है, तो सर आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा सर? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर यानी हमने क्या देख लिया? अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। पर पहले डायरेक्टर्स आपके कौन से अपॉइंट होंगे? जो कि बेसिकली आपके एमओए के सब्सक्राइबर्स हैं, वही आपके पहले डायरेक्टर्स बनते हैं। अगर किसी डायरेक्टर को निकालना है तो निकाल भी सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, आप किसी डायरेक्टर को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके निकाल सकते हो। सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम मैक्सिमम 51% वोटिंग अगर मिल जाती है, सॉरी, मिनिमम 51% अगर वोटिंग मिल जाती है तो हम उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं। और सर स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कि आपके पास मिनिमम 75% लोग अगर एग्री कर जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी के अंदर आपको सिर्फ 51% चाहिए होता है और एसआर के लिए आपको 75% की शेयर, वो 75% का अप्रूवल चाहिए होता है। तो अगर आपको किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है सर? उफ, ठीक है, लास्ट दो टॉपिक बचे, जल्दी से देख लेते हैं फिर हमारा खत्म हो जाएगा। सर मीटिंग ऑफ बोर्ड। सर बोर्ड मीटिंग कितने बार होनी चाहिए? याद रखिएगा कि सर बोर्ड मीटिंग आपकी साल में कम से कम 4 बार तो होनी ही चाहिए। साल में कितनी बार होनी चाहिए सर? 4 बार तो होनी ही चाहिए। 4 बार आपको होनी पड़ेगी विथ मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज। सर मैक्सिमम कितनी होनी, सॉरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए सर आपकी? 4 बोर्ड मीटिंग्स तो होनी ही चाहिए, पर उसमें भी मैक्सिमम गैप 120 दिन का ही होना चाहिए। मैक्सिमम गैप आपका 120 डेज का होना चाहिए। सर शेयर होल्डर को निकाला जा सकता है क्या बाय बोर्ड? नहीं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, उनको बोर्ड कभी नहीं निकाल सकता। बोर्ड को शेयर होल्डर्स जरूर से निकाल सकते हैं। ठीक है सर? करेक्ट। सर तो साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम गैप आपका कितना होना चाहिए? 120 दिन का होना चाहिए। सर कंपनी के फॉर्म होते से ही पहली मीटिंग कितने दिन में हो जानी चाहिए? 30 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। पहली बोर्ड मीटिंग कितने डेज में हो जानी चाहिए? 30 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। और तो और सर अगर आप 1 पर्सन कंपनी है या स्मॉल कंपनी है या फिर डोरमेंट कंपनी है तो आपको साल में सिर्फ, सॉरी 6 मंथ्स में आपको सिर्फ एक बोर्ड मीटिंग करना है। यानी कि साल में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग्स करना है, उससे ज्यादा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। करना चाहो तो बहुत बढ़िया बात है, पर आपको मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा करने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके बीच में मैक्सिमम गैप कितने दिन का होना चाहिए? मैक्सिमम गैप 180 डेज का होना चाहिए। जो वो कह रहे हैं 6 मंथ्स का टाइम पीरियड, उसको हम मैक्सिमम 180 डेज का गैप ले सकते हैं। सर अगर नहीं करी तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी।
सर मीटिंग के मिनिमम डेज होते हैं क्या? एज सच कोई मिनिमम डेज नहीं होते हैं। बस आपको अभी 3 ही चीज़ें याद रखना है इसके अंदर। सर अगर आपका कोई भी नॉर्मल कंपनी है, तो उसको फर्स्ट मीटिंग अपनी करानी पड़ेगी विदिन 30 डेज़। दूसरा पॉइंट, आपको साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स करानी पड़ेगी विद मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज़, यानी कि 2 बोर्ड मीटिंग में मैक्सिमम 120 डेज़ का गैप होना चाहिए। और सर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपका जब भी आप मीटिंग करा रहे होंगे, अगर ओपीसी है, डोरमेंट कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, तो सर ऐसे सिचुएशन में आपको मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग्स करानी पड़ेगी साल में। जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि सर 1 बोर्ड मीटिंग इन अ हाफ ईयर तो होनी ही चाहिए। हाफ ईयर में 1 बोर्ड मीटिंग तो आपकी होनी ही चाहिए। बस इतना याद रख लो, अभी के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है तुम लोगों के लिए। क्या यहाँ तक तुम लोग मेरे साथ हो? हाँ या ना बोलो? क्या यहाँ तक तुम लोग मेरे साथ हो? ठीक है। एक बार पहले अपन सीएसआर पढ़ते हैं। सीएसआर के बाद हम लोग ये वाला जो हमारा टॉपिक है, शेयर होल्डर्स मीटिंग, उसको समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, सो सॉरी मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया। सर जब भी बोर्ड मीटिंग हो रही होगी, तो उसके अंदर मिनिमम लोग कितने प्रेज़ेंट होने चाहिए? 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज़ हायर। कम से कम इतने लोग तो प्रेज़ेंट होने ही चाहिए, तभी हम उस मीटिंग को वैलिड मीटिंग कहेंगे, अदरवाइज़ उसको वैलिड मीटिंग नहीं कहा जाएगा। आयुष बस 10 मिनट दे दे, खत्म ही होने वाला है। सर क्या कह रहा हूँ मैं? मिनिमम 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज हायर, इतने डायरेक्टर्स तो आपके मीटिंग में प्रेजेंट होने ही चाहिए, तभी हम उसको वैलिड मीटिंग कहेंगे, नहीं तो वो वैलिड मीटिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है सर। सर आता है अगला हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जो कि सेक्शन 135 सब क्लॉज 1 के अंदर आता है। ये कहता है सर एवरी कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ रुपीस और मोर, या फिर और टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ रुपीस और मोर, और पेड अप कैपिटल या नेट प्रॉफिट ऑफ मोर देन 5 करोड़ रुपीस और मोर इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नीड टू डू सीएसआर आउट ऑफ योर नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स का आपको सीएसआर करना पड़ेगा। सर किन किन कंपनी को करना पड़ेगा? अगर आपका नेटवर्थ अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा का है, या फिर आपका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा का है, 1000 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर है, या फिर ये सारी और की कंडीशन है। सर और की कंडीशन का मतलब क्या होता है? तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको करना पड़ेगा। या फिर सर आपका जो नेट प्रॉफिट है, प्रीसीडिंग ईयर का नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीएसआर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? सीएसआर करना पड़ेगा। सर कितना करना पड़ेगा? 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। 2% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ 2% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 साल का आपको 2% का अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टूवर्ड्स सीएसआर। और साथ ही साथ में सर आपको सीएसआर कमिटी भी बनानी पड़ेगी, जिसमें 3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स होने चाहिए, 3 या फिर उससे ज्यादा डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है। तो सर नेट प्रॉफिट अगर 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर अगर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। आपको इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये कितना होगा सर? 2% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। आपका जो भी लास्ट 3 इयर्स का नेट प्रॉफिट होगा, उसका एवरेज निकाल के 2% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और तो और सर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपको एक कमिटी भी बनानी पड़ेगी, जो कि देखेगी कि आप ठीक तरीके से सीएसआर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जिसके अंदर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्या ये चीज समझ में आया या नहीं आया, एक बार बता दो। इसके अंदर बाकी कुछ खास नहीं है, बस हाँ ये लिमिट आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अगर आप सीएसआर करने में फेल कर जाते हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ये भी बात यहाँ पे बोला गया है, अगर आप सीएसआर करने में फेल हो जाते हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ठीक है सर। और सर लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग सर 2 तरीके की होती है। एक होती है आपकी एजीएम और दूसरी होती है ईजीएम। सर
एजीएम का मतलब होता है जो साल में एक बार आपकी मीटिंग होती है जिसके अंदर आपका डिविडेंड, परफॉर्मेंस, कंपनी का ये सब डिस्कस होता है, उसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। जबकि ईजीएम का मतलब होता है साल में कभी भी अगर मीटिंग बुलाई जा रही है फॉर एनी अर्जेंट एक्टिविटी, कोई भी अगर अर्जेंट एक्टिविटी के लिए अगर मीटिंग बुलाई जा रही है तो उसको हम लोग कहते हैं ईजीएम। क्या कहते हैं सर? ईजीएम। क्या कहते हैं सर? ईजीएम। ठीक है सर? ठीक है सर। ईडीएम कैसे होनी चाहिए, इसका टाइम लिमिट आप लोगों को दिया गया है। सर टाइम लिमिट क्या दिया गया है, कोई बता सकता है? सर ये चीज ना आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, वैसे अभी तक इसमें से कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पर मेरे को लगता है सर रेलेवेंट है। सर एजीएम कंडक्ट करने की दो कंडीशन होती है, आपको पहली चीज तो यहाँ बोली जा रही है हर कैलेंडर ईयर में आपका एजीएम होना चाहिए, एवरी कैलेंडर ईयर में आपका एजीएम होना चाहिए। और सर यहाँ पे दूसरी चीज बोली जा रही है कि सर ध्यान देना है यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, सर लास्ट एजीएम से 15 महीनों के अंदर होनी चाहिए, लास्ट एजीएम से 15 मंथ्स के अंदर होनी चाहिए, एंड सर जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था उसके 6 मंथ के अंदर होनी चाहिए। सर फाइनेंशियल ईयर हमारा कब खत्म होता है? फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होता है 31 मार्च को। सर 31 मार्च से 6 मंथ कहाँ तक जाके खत्म होते हैं? 30 सितंबर। यानी सर हम लोग कहते हैं आपको जो भी अपना एजीएम कंडक्ट करना है वो सर आपको 30 सितंबर से पहले करना पड़ेगा। आपको जब भी एजीएम अपना कंडक्ट कराना है तो आपको 30 सितंबर से पहले कंडक्ट कराना पड़ेगा, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सर अगर मान लो मैंने अगस्त 2022 में अपनी लास्ट एजीएम कंडक्ट कराई थी, फॉर एग्जांपल अगस्त 2022 में लास्ट एजीएम कंडक्ट कराई थी, तो अगस्त 2022 से 15 महीने कितने हो जाते हैं? सर अगस्त से अगस्त आपका 12 महीने हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर 2022 हो गया। और सर 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया आपका? सितंबर 2022, सॉरी 2023, ये 2023। तो सर आपको मीटिंग कितने समय में करानी पड़ेगी? सितंबर 2023 के अंदर अंदर तक आपको मीटिंग करानी पड़ेगी, एजीएम कंडक्ट कराने का ये टाइम पीरियड होता है। सर क्या है, वापस से बोल दो, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम व्हेन इट वाज कंडक्टेड। तो सर ये दोनों लिमिट के बेसिस पे आपको कंडक्ट करानी पड़ेगी अपनी एजीएम। वर्किंग आवर्स में होने चाहिए, 9 AM टू 6 PM के बीच में होनी चाहिए, नेशनल हॉलीडे पे नहीं होनी चाहिए, संडे को हुई चलेगा, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। सर कहाँ पे होनी चाहिए? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे होनी चाहिए या तो सेम सिटी वगैरह में होनी चाहिए, जहाँ पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके सेम सिटी में होनी चाहिए। सर आपका जो एजीएम होगा उसके अंदर मेन चीजें क्या डिस्कस होंगी? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट वगैरह, डिविडेंड डिक्लेयर करने की बातें होगी, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की बातें होंगी, और सर ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन क्या होगा वो भी यहाँ पे बात की जाएगी। तो ये चार चीजें आपकी हमेशा एजीएम के अंदर बात की ही जाती है। अब बच्चा यहाँ कह रहा है सर 5:30 पे चालू की या 5:50 पे चालू की तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि सर आपका बिजनेस आवर्स के अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। आप 9 बजे बुलाओ और 6 बजे तक खत्म कराओ, ठीक है? तो ऐसा नहीं 5:50 पे बुलाया और 6 बजे खत्म कर दिया, ये नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर 9 AM से 6 PM के बीच में ही कंडक्ट करानी पड़ेगी। आई होप कि तुम लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसके अंदर बस एक लास्ट पॉइंट और देख लो, फिर हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। सर अगर आप एजीएम में कोई भी घपला करते हैं तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी? सारे के सारे जो भी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर फाइन लगेगा, दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू 1 लाख रुपीज। कितना लगेगा सर? 1 लाख रुपीज। और अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, यानी कि हर दिन का डिले आप कर रहे हो या हर दिन की कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो सर ऐसे सिचुएशन में 500 रुपए, सॉरी 5000 रुपीज पर डे के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो सर 1 लाख रुपए की पेनल्टी होगी यहाँ पे, और साथ ही साथ में अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो सर 5000 रुपए पर डे के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये पॉइंट है आपका कंपनी की एजीएम कंडक्ट कराने का। आई होप इतना तुम लोगों को समझ आया होगा। सर एक इसके अंदर भी ये चीज भी सुन लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि अगर इनको कुछ भी टफ क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ से बनाया जा सकता है। सर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आपका जो
CSR स्पेंडिंग है, अगर CSR स्पेंडिंग जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है, अगर वो 50 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको CSR कमिटी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऐसे में आपको CSR कमिटी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बस इतना था हमारे लिए। ये बिजनेस एथिक्स बकवास की बातें हैं, तुम लोग एक बार खुद से भी पढ़ सकते हो, कुछ भी इसके अंदर ऐसा खास नहीं है। ये आपका मेन चैप्टर यहाँ पे जाके खत्म होता है। हमने हर चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस के साथ देखी। कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे को पूछ लो, अदरवाइज यहाँ पे हमारा रिवीजन खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो यहाँ पे रिवीजन खत्म होता है। सर वो कोरम वाला भी कुछ है ना, जिसमें कोरम रिलीज होगा तो कंपलसरी सबको ज्वाइन करना है, वरना मीटिंग नहीं होगी। बच्चे कोरम हम लोग बस इतना कहते हैं कि जब भी आपकी बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी, तो बोर्ड मीटिंग के अंदर आपका कोरम का मतलब होता है कि कितने मिनिमम लोग प्रेजेंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए सर? 2 और 1/3 विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा वो आपके प्रेजेंट होने चाहिए। ये आपका कोरम हो जाएगा। सर एक बार एनबीएफसी और बता दो। एनबीएफसी का मतलब होता है ऐसे तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लोन तो देते हैं पर सर डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं। ये कभी भी डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, लोन जरूर देते हैं। ये होते हैं आपके एनबीएफसी। सर लॉ में ज्यादा अंदर से क्वेश्चन पूछते कि ज्यादा अंदर से नहीं पूछते, पर हाँ क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। सर टाइम लिमिट रहती है मतलब? अच्छा, अगर आप वैसे पूछ रहे तो हाँ, हम लोग टाइम लिमिट देते हैं कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट में अगर कोरम मीट हो गया तो ठीक है, वरना प्रॉब्लम है। पर वो टाइम लिमिट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है सर, उसमें लिखा है कॉल्ड होनी चाहिए यार, उसके अंदर लिखा जरूर है कॉल्ड, पर हम लोग कहते हैं कि आपको कॉल्ड का मतलब यहाँ पे होता है कंडक्ट करना। हम कहते हैं कि सर अगर आपको कोई भी अपनी एजीएम कंडक्ट करनी है, तो सर एजीएम कंडक्ट करना है आपको 9 AM टू 6 PM ही करनी है। थैंक यू रोनित। कंडक्ट करने की बात यहाँ पे की जाती है। ऐसे तो भाई मैं फिर तो 5:50 पे बुलाऊंगा और रात के 12 बजे तक खींचूंगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हम कहते हैं 9 to 6 करो। और सर अगर इसमें हमारा काम नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे पे भी करो, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे पे भी कर लो। पर सर आपको करना बिजनेस आवर्स के अंदर ही है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। कोई भी अगर सर एमओए और एओए में किताब में क्यों नहीं है, अब वो तो आपको आईसीएसआई से पूछना पड़ेगा। पर एमओए एंड एओए इज रेलिवेंट फॉर यू, पता होना चाहिए आपको। थैंक यू सो मच यार आयुष। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। पूरा अपना रिवीजन इस चैप्टर का यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ नए रिवीजन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।